Vimal Parikh is an alumnus of IIM Ahmedabad, where he has completed his postgraduate program in 1980. On behalf of everyone, I am here extremely warm welcome Mr. Hemal Parekh. जानना चाहेंगे कि आपने अपना करियर, जैसे तो आपने अपने मार्केट का जो करियर कब स्टार्ट हुआ और कैसे जा रहा है वो समझाया बहुत ब्रीफली, लेकिन आपने अपना करियर कब स्टार्ट किया था? मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन एक दोस्त के फादर ने मुझे 1976 में समझाया. He gave me the IPO पब्लिक इशू फॉर्म ऑफ कैडबरी, और उस टाइम कुछ 300-400 रुपया या ऐसा कुछ भरना था, क्योंकि प्राइसिंग वाज रेगुलेटेड बाय CCI और 100% तो देना नहीं था. तो अब बोला अभी ये भर लो, अच्छी कंपनी है. मुझे कुछ आई वाज इन कॉलेज तो कुछ ज्यादा ध्यान नहीं था. भरा तो शेयर्स लगे, उसके बाद हिंदुस्तान लीवर के शेयर्स भरे, वो भी लगे. तो दैट इज हाउ माय जर्नी एंड लव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट्स डेवलप्ड. Then I joined DSP Financial Consultants after my stint with NOSIL and after IIM in 1982. तो मर्चेंट बैंकिंग में इन्वॉल्व हो गए. तो IPOs लाते थे हम लोग, ऑटोमोटिव एक्सल, एशियन पेंट्स वगैरह काफी इश्यूज उस टाइम लाते थे. द बेस्ट पार्ट उस टाइम निशांत जी क्या था, यू विल बी सरप्राइज कि एशियन पेंट 10+13 प्रीमियम पे आया था 23 रुपीज में, क्योंकि उस टाइम कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज की रैशनिंग पॉलिसी होती थी. तो कोई कंपनी आपको जो भी चाहता वो नहीं कर सकते थे. उनके कोई नॉर्म्स थे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे उन लोग कर सकते थे. कभी भी पॉजिटिव न्यूज या नेगेटिव न्यूज आ गया तो गैप अप या गैप डाउन नॉर्मली 3% से ऊपर नहीं होता है. तो यू हैव चांस टू डू रेमेडियल एक्शन कि भाई आपने कुछ अगर अगले दिन गलत कर दिया, कुछ न्यूज आ गया आपके अगेंस्ट में, तो आपको 10% ऊपर नहीं जाना पड़ता है, आपका लॉस नहीं होता है. आप कुछ पुट बेच सकते हो, ये इसको स्क्वायर ऑफ करके ऊपर के कॉल बेचो. तो ऑल दिस डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यू कैन यूज फॉर मिनिमाइजिंग द रिस्क. उसके सामने काउंटर क्या करते हैं कई ऑपरेटर्स, जिसको हम डर्टी आल्गो बोलते हैं. उनको पता है कि भाई 1100 का सब रेजिस्टेंस है, तो एक बार 1105 1110 कर देंगे स्टेट बैंक, ताकि हर एक आल्गो जो 1100 के ऊपर है तो बाय में आ जाता है. और फिर इन लोग अपनी पोजीशन डाल देते हैं, फिर से 1100 की नीचे डाल देते हैं. तो जिसको अपने फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं टेक्निकली, तो उस टाइप की इसको डर्टी आल्गो बोलते हैं. तो आल्गो तो देख नहीं सकता है, वो तो क्या आगे का कोई जो भी फॉर्मूला है उसके हिसाब से काम करेगा. नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि इसमें अगर मान लो कि आपने कोई ऑप्शन सेल किया, मोस्ट प्रोबेबली कि उसकी प्रोबेबिलिटी है कि आपके फेवर में आएगा, लेकिन फिर भी आपको मन में रहता है कि ओवरनाइट मुझे कैरी करना है, ये करना है, वो करना है. तो आप हेजिंग वगैरह कैसे करते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, क्या करते हो? एवरीबॉडी कैन बी राइट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड एवरीबॉडी कैन बी रॉन्ग एट सम अदर पॉइंट ऑफ टाइम. मैंने बोला था ना कि स्टेट बैंक बढ़ जाएगा, मैंने बोला था ना रिलायंस बढ़ जाएगा. सो यू नॉट बैक्ड योर कन्विक्शन विथ योर मनी एंड एक्शन. एक ज्यादातर मैंने देखा कि QIB का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है और रिटेल का नहीं होता है, तो दैट बिकम्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक फॉर यू टू एंटर मोस्ट ऑफ द टाइम्स. इंटरेस्टिंग. आपका इतना एक्सपीरियंस है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द एडवाइस दैट यू गिव टू द न्यू जनरेशन? हैव पेशेंस, स्टडी एवरीथिंग एंड गो फॉर द लॉन्ग रन. यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी. अगर आप 10,000 रुपया कमाते हो तो 1,000 रुपया सेव करो पहले कंपलसरी, फिर 9,000 स्पेंड करो. लोग आजकल उल्टा करते हैं, 10,000 कमाते 11,000 यूज कर लेते क्रेडिट कार्ड ये वो करके. सेविंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो दे विल नेवर बी एबल टू बिल्ड वेल्थ. जैसे इंडेक्स अभी 78,000 है सर, तो व्हाट डू यू थिंक हाउ मेनी इयर्स आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से लगेगा और फर्दर टू रीच 1 लाख इंडेक्स? ऑफ कोर्स सब लोग उसी के पीछे लगे हैं. At the same time, let me caution you one thing. India का PE ratio is among the highest among, whether you look at Nasdaq or Dow or Korea or Japan or Hang Seng or Germany, तो अपना PE ratio तो पहले से ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? क्योंकि that is a thing called SIP. पूछोगे ना आपने SIP किया, बोलता हाँ किया. आप उसको पूछोगे ये SIP प्रोसेस है या प्रोडक्ट है, तो जवाब नहीं दे पाएंगे. कौन से म्यूचुअल फंड में डाला तो शायद उतना पता होगा, कौन सी स्कीम में डाला तो पता नहीं. वो मेरा एडवाइजर ने बोल दिया या मेरा ARN होल्डर ने बोल दिया और मैंने डाल दिया. मेरे पास टाइम नहीं है. उसने बोला 12% रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं कि 12%
कोई एश्योरेंस है। तो सिप का पैसा हर महीने या अभी कल या परसों आ ही जाएगा डेटा इस मंथ का, जुलाई का, तो 30,000 31,000 तो आएगा ही। हाँ। तो ये पैसा आते रहता है, and that was the reason why the FIs got the outflows. नमस्कार, आज 8th of August है और हम लोग जैसे वीकेंड्स में कोई क्लास करते हैं तो कभी हम लोग क्लास करते हैं, कभी हमारे यहाँ पे अच्छे और गेस्ट फैकल्टीज वगैरह जो आते हैं, जो अपना इन्वेस्टमेंट खुद से मैनेज करते हैं, काफी टाइम से मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं, उन सब अनुभवी लोग जो है यहाँ आते हैं, अपना सेशन शेयर करते हैं। काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में से लोग आ चुके हैं अब तक और हम लोग बहुत प्रिविलेज है कि हिमल जी जो है हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। हिमल जी का मैं आपको एक्सपीरियंस जो है और अपने बारे में जो है उनके बारे में बताता हूँ कि क्या है वगैरह वगैरह। तो it's my privilege that I'm introducing today for the special session that Mr. Himal Parekh, who has an experience of more than 46 years in capital markets and financial markets industry, and he has been tracking derivatives markets of India since last 2 decades. I am delighted to introduce Mr. Himal Parekh. Himal Parekh is an alumnus of IIM Ahmedabad, where he has completed his postgraduate program in 1980. He has been alumnus of HL Commerce College and St. Xavier's College, Ahmedabad. His professional journey spans for several decades, leading organizations in the financial industries. He has been the founder and the director of Interface Brokerage and Research Limited since 1994, and the founder and the director of Interface Capital Market Private Limited from 1988 to 2024. Earlier in his career, he has worked with the DSP Financial Consultants, NOSIL, and Interface Financial Services. What makes today's session particularly valuable for all of our extensive association with the derivative markets for over 2 decades, along with the practical discretionary trading experience and journey of Mr. Himal Parekh. Beyond his professional career, Mr. Parekh has been deeply involved in the academia and knowledge sharing. He has delivered the lectures and institutions, including the Ahmedabad Management Association, ISFAI Business School, BK School of Management, Nirma University, GLS University, and other professional and academic forums. He has been actively involved in mentoring students, providing internship, and designing courses around the capital markets and financial services, and bringing industry professionals into academic environment. His leadership contributes are always also equally noteworthy, but he has served the president of IIM Ahmedabad Alumni Association, Ahmedabad chapter, in several leadership positions professionally and community-wise in various several top organizations like Gujarat Chamber of Commerce and Industry and Lions organizations. Today, we have a rare opportunity to learn not only from someone who has studied financial markets, but also someone who has deep experience in the evaluation of Indian capital markets for the several decades. I would like to encourage everyone and most of the participants from our session that do listen carefully, ask meaningful questions, and most importantly, connect with Mr. Himal Parekh for the derivatives and financial markets real-world application. On behalf of everyone, I am here extremely warm welcome Mr. Himal Parekh. Himal ji, thank you for coming and thank you for sharing your knowledge today. Ladies and gentlemen, Himal Parekh. Thank you, Nishant ji. Thank you for inviting me and giving me this opportunity. Thank you for the claps which I'm getting digitally. Correct. I'll start with a simple question. Maybe most of you were not born at that time, but can you tell me कि भारत में कैपिटल मार्केट्स को बड़ा जोश देने वाले महापुरुष का नाम क्या है और उसका कारण क्या है? Most of you will not get it correctly. हर्षद मेहता सर, हमने तो उनका नाम ही सुना आज तक। नहीं, हर्षद मेहता नहीं। अच्छा, anyone? Well, he's a politician. अच्छा, there is a politician. Okay, chalo, let's get over the clue. मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, उनसे भी बहुत पहले।
नरसी राव. नहीं, चलो लेट्स you will be surprised, it is George Fernandez. Why George Fernandez? Because he was the industry minister in Morarji Desai's cabinet, and he forced the foreign companies to dilute their equity in India. So उसके बाद कहीं अच्छी foreign companies ने अपनी equity dilute की through IPO, like Cadbury, Hindustan Lever, so on and so forth. और उससे कैपिटल मार्केट कल्ट, इन्वेस्टर कल्ट बना. उसके बाद सेकेंड फेज आया धीरू भाई अंबानी, हु क्रिएटेड द इक्विटी कल्ट फॉर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स थ्रू रिलायंस आईपीओ और उनका सीरीज ऑफ डिबेंचर्स which ultimately got converted into equity. Third phase, notoriously Harshad Mehta, क्योंकि he took Sensex at that point of time to over 4,000 very quickly, very fast, but in a very गलत रीत से किया था. So after that the market collapsed. It has to remain closed for some time, and government को सोचना पड़ा कि क्या regulation करना चाहिए. So all along till 1992 capital markets or financial markets का apart from RBI regulation was done by Ministry of Finance from New Delhi. और इन्होंने फिर उस टाइम एक अध्यादेश जारी करके सेबी की घटना की और 1992 से कैपिटल मार्केट्स का पूरा दौर दे दिया है सेबी के नाम. और सेबी केम आउट विद नंबर ऑफ एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, एंड ओवर द इयर्स काफी अच्छी चीजें की. उसके बाद एक फेज आया 1994-95 वेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज सेट अप थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ मिस्टर R.H. Patil and the government, or they introduced all India trading with equal opportunity of price at the same time to number of anybody, whether you are in Kutch or Calcutta, in Kanyakumari or Kashmir, you get the opportunity of seeing the price at the same time. उसके पहले markets were very fragmented. तो जो 15 दिन का सेटलमेंट हुआ करता था इक्विटी मार्केट्स में, उसको 5 दिन का कर दिया. Then over a period of time they brought it down to 3, and then as you know today आज T+1 सेटलमेंट है in the equity markets. तो आज आप शेयर बेचो, कल डिलीवरी दे दो, पैसा मिल गया शाम को, या शेयर खरीद लिया, कल आपके अकाउंट डीमैट अकाउंट में आ जाएगा. Then the second change happened with the setting of the depositories. In 1999 onwards डीमैट सिस्टम चालू हो गया. उसके पहले फिजिकल शेयर्स थे, तो आप कभी शेयर्स लेते थे, उसके पहले 15 दिन का एक सेटलमेंट पीरियड होता, उसके बाद डिलीवरी आती थी, उसको आप ट्रांसफर के लिए जब भी भेजते थे तो पता चलता कि आपका ट्रांसफर डीड आउट ऑफ डेट हो गया या सिग्नेचर गलत थी. तो ये सब बहुत प्रॉब्लम्स होते थे. तो इसको भी बंद कर दिया. डिपॉजिटरीज आ गए, सभी के शेयर्स डीमटेरियलाइज फॉर्म में हो गए, तो उससे बहुत सहूलत हो गई. आपने बेचा, आपको माल दे दिया, आपने लिया, आपको माल मिल गया दूसरे दिन. तो एकदम नीट एंड क्लीन सिस्टम हो गई डिपॉजिटरीज से. एनोनिमस मार्केट ट्रेडिंग से एवरीबडी गेट्स द प्राइस इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम. और फिर टेक्नोलॉजी से ज्यादा इन लोगों ने यूज किया. तो आज आप मोबाइल फोन टर्मिनल आपका लैपटॉप से कर सकते हो, मोबाइल फोन से कर सकते हो, और आप ब्रोकर को फोन करके कर सकते हो. तो दिस गिव the birth to brokers who are called as discount brokers, जो आपको सब फैसिलिटीज दे देते हैं, आप खुद ट्रेड करा करो, और उनकी ब्रोकरेज बहुत कम रहती है. और आज काफी फुल सर्विस ब्रोकरेज भी है. आप इनको फोन करो, आपको एडवाइस करेंगे, रिकमेंडेशन करेंगे, और यही दो चीज उनके डिफरेंस होती है. बाकी तो ट्रेडिंग तो हर एक लोग कर सकते हैं. 2001 आफ्टर केतन पारेख स्कैम, गवर्नमेंट थॉट कि ये जो वायदा सिस्टम है वो गलत है. सो देन दे स्टार्टेड कमिंग आउट विद द फ्यूचर एंड ऑप्शन सिस्टम इन द कंट्री. सो फ्रॉम 2001 टिल टुडे अबाउट 25 इयर्स हो गए हैं डेरिवेटिव्स मार्केट को. और ज्यादा इसको जोश मिला जब आई थिंक 2018-19 से दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग वीकली सेटलमेंट फॉर और वीकली एक्सपायरी फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. फिर इन बिटवीन इन लोगों ने जो एक्सपायरी पहले गुरुवार को होती थी उसको मंगलवार कर दिया NSE ने,
जो बीएससी की एक्सपायरी होती थी उन लोगों ने गुरुवार कर दिया, और फिर से बैंक निफ्टी को उन लोगों ने मंथली एक्सपायरी कर दी। तो जैसे आप सबको पता है कि आजकल एवरी ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी होती है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथली होती है विद अलोंग विद स्टॉक्स, और करीब करीब 210 स्टॉक्स आर परमिटेड टू बी ट्रेडेड इन दी डेरिवेटिव्स मार्केट ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बेसिस। आपको कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट का सभी को डिफरेंस तो पता ही है, तो उसमें मैं जाता नहीं हूं। और अब आजकल 5 इंडेक्स अलाउड है ट्रेड करने के लिए, लेकिन ज्यादा काम होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये एक पूर्व भूमिका हो गई। तो उस अब आप निशान जी और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आई हाँ। स्टार्ट आंसरिंग देम वन एट अ टाइम। श्योर। तो हिमल जी, आज हमने जो एक पहले कैजुअल कन्वर्जन रखा है, क्योंकि आपसे हम लोग जितना सीख पाए उतना हम लोग आज कोशिश करेंगे, क्योंकि वैसे भी मान लो आप फ्यूचर में आते ही रहोगे अपना प्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह देने के लिए प्रोफेशनल तरीके से, लेकिन जब पहले ऐसे ही एक इंट्रोडक्शनरी मुलाकात होती है, तो हम लोग आपने के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने अपना करियर, जैसे तो आपने अपने मार्केट का जो करियर कब स्टार्ट हुआ और कैसे जा रहा है वो समझाया बहुत ब्रीफली, लेकिन आपने अपना करियर कब स्टार्ट किया था, उस टाइम पे क्या चलता था जब आपने स्टार्ट किया मेरा था, और आप क्या कर रहे हो वैसे? मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन एक दोस्त के फादर ने मुझे 1976 में समझाया। ही गेव मी दी आईपीओ, पब्लिक इशू फॉर्म ऑफ कैडबरी, और उस अच्छा। टाइम कुछ 300-400 रुपया या ऐसा कुछ भरना था, क्योंकि प्राइसिंग वाज रेगुलेटेड बाय सीसीआई, और 100% तो देना नहीं था। तो अब बोला अभी ये भर लो, अच्छी कंपनी है। मुझे कुछ आई वाज इन कॉलेज, तो कुछ ज्यादा ध्यान नहीं था। भरा, तो शेयर्स लगे, उसके बाद हिंदुस्तान लीवर के शेयर्स भरे, वो भी लगे। तो दैट इज हाउ माय जर्नी एंड लव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट्स डेवलप्ड। Then I joined DSP Financial Consultants after my stint with NOSIL and after IIM in 1982। तो मर्चेंट बैंकिंग में इन्वॉल्व हो गए। तो आईपीओज लाते थे हम लोग, ऑटोमोटिव एक्सल, एशियन पेंट्स वगैरह काफी इश्यूज उस टाइम लाते थे। द क्या बेस्ट पार्ट उस टाइम निशान जी क्या था, यू विल बी सरप्राइज कि एशियन पेंट 10+13 प्रीमियम पे आया था 23 रुपीज में, क्योंकि उस टाइम कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज की रैशनिंग पॉलिसी होती थी। तो कोई कंपनी आपको जो भी चाहता वो नहीं कर सकते थे, उनके कोई नॉर्म्स थे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे उन लोग कर सकते थे। उसके बाद एक फेज आया जब 1982 में सबसे बड़ा इश्यू आया जीएनएफसी का। तो जीएनएफसी का 500 करोड़ का पब्लिक इश्यू आया, जो आज तो अभी 500 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, और एंड दैट वाज एग्रेसिवली मार्केटेड टू इवन फार्मर्स इन गुजरात। So ओके। this is the history. Then 1988 we became members of the Ahmedabad Stock Exchange. We were the first corporate member in whole of India under the guidelines of corporate membership. उसके बाद तो अभी तो करीब everybody is a corporate member. So corporate member has its own distinct advantages, unlike the earlier phase when individuals were the people who would join, and उनका succession का issue होता था वगैरह वगैरह। 2001 आफ्टर केतन पारेख, उसके पहले बदला सिस्टम हुआ करती थी, तो इनफॉर्मल फॉर्मल, तो उसमें काफी इश्यूज हुआ करते थे थैंक्स टू केतन पारेख स्कैम। तो फिर गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया एंड दे इंट्रोड्यूस्ड डेरिवेटिव्स मार्केट। और उस टाइम आई थिंक अजय शाह एंड सुजैन थॉमस, दे केम आउट विद वेरियस formulas which are still prevalent today in terms of how the margin should be there, etc. But unfortunately things have changed a lot. The size of the market has changed a lot. इतना सब वॉल्यूम आज होता है, इतना सब पार्टिसिपेशन होता है। उस टाइम कोई एफआईआई या हेज फंड्स वगैरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। आज तो बहुत ही टाइप के प्लेयर्स है। यू हैव अल्ट्रा एचएनआई, यू हैव एचएनआई, यू हैव रिटेल, यू हैव हेज फंड्स, यू हैव गॉट म्यूचुअल फंड्स, यू हैव गॉट एआईएफ्स, यू हैव गॉट पीएमएस, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन दी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो एक मार्केट की लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई है, और वो करीब हर एक इंडेक्स और स्टॉक्स में आपको दिखी जाती है। सो दैट इज वेयर वी आर टुडे प्रेजेंट। इन बिटवीन बीच में सेबी या एनएससी कुछ स्टॉक्स को निकाल देते हैं, कुछ नए स्टॉक्स डाल देते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर लिक्विडिटी। दे डोंट वांट द मार्केट्स टू बी मैनिपुलेटेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिक्विडिटी। तो आपने कई बार पहले भी देखा होगा कि काफी मैनिपुलेशन होता था, काफी स्टॉक्स
बैन पीरियड में चले जाते थे, तो उसका भी उन्होंने एक सिस्टम निकाल दिया। अब आप बहुत कम देखेंगे। पहले तो कभी-कभी एक-एक टाइम 10-10, 12-12 स्टॉक बैन पीरियड में चले जाते थे, यानी कि आप नया ट्रेड नहीं कर सकते। तो वो मार्केट मैनिपुलेशन का एक भाग था। सेबी ने स्टडी किया, स्टॉक एक्सचेंजेस ने स्टडी किया और उसको उन्होंने चेंज कर दिया, हाउ द कैलकुलेशन ऑफ द बैन पीरियड शुड बी डन बेस्ड ऑन सर्टेन आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट, नहीं तो लोग क्या करते थे, फार आउट ऑफ द कॉल और फार आउट ऑफ द पुट बेचते थे इंटरनली, और इतना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा देते थे ताकि उसको बैन में चले जावे, और उस बैन में चले जाने के बाद इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू ट्रेड, तो ये चीज गलत थी और उसको प्लग कर दिया। और इसलिए अगर आजकल आप देखोगे तो हार्डली कभी-कभी 1 या 2 स्टॉक्स बैन में चले जाते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन रिस्क मैनेजमेंट का था। तो एक हाँ। तो कभी भी इस टाइप के स्टॉक्स में काम आज आपको अर्लियर डे पता ही चल जाता है कि ये बैन में जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है। तो ये जो जिनका ओपन इंटरेस्ट कम होता है, मार्केट वाइड लिमिट कम होता है, उस स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करोगे तो बैन में जाने का चांस हो जाता है। और बैन में कब जाता है? जब ऑपरेटर खुद ट्रैप हो जाता है। अब उसने तेजी की है और कुछ कोई न्यूज़ ऐसे आ गया कि मंदी का न्यूज़ आ गया, तो इमीडिएटली वो उसी टाइप का पोजीशंस क्रिएट कर देगा ताकि नेक्स्ट डे लोग कर ना सके, और देन इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू कंट्रोल द कैश पोजीशन, बिकॉज कैश में उतना वॉल्यूम भी नहीं होता जितना F&O में इजीली हो जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट की दृष्टि से कभी भी उस टाइप के स्टॉक्स में मत जाओ जो बैन पीरियड में जा सकते हैं। ए, जिसकी लिक्विडिटी कम है। बी, फ्यूचर्स में। सी, जिसका ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस में कम है। बहुत हर एक अलग-अलग स्ट्राइक प्राइस में इतनी लिक्विडिटी नहीं है। तो एक टाइम ऐसा था जब टाटा मोटर का ये दो पार्ट हुए, उसके पहले सबसे लिक्विड स्टॉक रहता था टाटा मोटर्स। फ्यूचर में देखो, ऑप्शंस में देखो, कोई भी स्ट्राइक प्राइस देख लो, आपको बहुत कम बेसिस पॉइंट के इम्पैक्ट कॉस्ट से आप ट्रेड कर सकते थे। तो एंट्री एग्जिट बहुत ईजी हुआ करता था। आज भी जैसे निफ्टी में एंट्री एग्जिट है, होता ही है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो उसमें 5-10 रुपए का डिफरेंस आ ही जाता है। उतना लिक्विड नहीं है जितना निफ्टी है। इंटरेस्टिंग। हिमल जी, मैं एक्चुअली बहुत क्यूरियस हूँ आपकी ये जर्नी जान के कि आपने शुरू में 1982 से स्टार्ट किया था और आप इन्वेस्टिंग भी बहुत पूरा देखते आए हो इतने सालों तक, और आपने डेरिवेटिव मार्केट्स को स्टार्ट हुए देखा, इवॉल्व हुए देखा, और अभी भी आप जेन स्ट्रीट के बाद जो अभी हो रहा है, जो लाइक वो भी आप देख रहे हो। तो लाइक पर्सनली मुझे ये जानना है कि आप अभी इन्वेस्टिंग करते हो या डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हो या दोनों करते हो आप? ज्यादातर डेरिवेटिव ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि उसका रीजन है। अब इन्वेस्टिंग आप 2 साल से देख रहे हो तो ओवरऑल मार्केट का कोई मूवमेंट नहीं है। ओवरऑल इफ ईयर टू ईयर देखोगे आप, इन Correct. बिटवीन हो जाता है 400, 500, 600 पॉइंट निफ्टी की प्लस माइनस एक पर्टिकुलर मंथ में होती है, लेकिन आप सितंबर 2024 में 26,000 के ऊपर गया पहली बार निफ्टी, आज उससे नीचे है। फिर इस साल फरवरी में एक बार थोड़ा और ऊपर गया, उसके बाद और नीचे आ गया है। तो कोई निफ्टी का मूवमेंट 5%, 7%, 8% हो गया है ओवरऑल, यानी कि ये लेवल पे निफ्टी का मूवमेंट मे बी 10%, मे बी 12% से ज्यादा नहीं होता है वो पूरे साल में। तो दैट शोज के जो मेच्योर्ड स्टॉक्स है, जो बड़े स्टॉक्स है, उसका उतना मूवमेंट नहीं होता है। तो एक रेंज में रहता है, एक रेंज में रहता है, तो आपका रिस्क फैक्टर कम रहता है। आपने अगर डेरिवेटिव्स में बाई चांस आपने गलत भी एक बार कर लिया तो आपको वो जिसको बोलते हैं ना रिवर्ट टू मीन और मीन रिवर्जन, वो हो जाता है। आपने अगर देखा है कि आप शॉर्ट गए 1400 रुपए में रिलायंस, उसके क्वार्टरली रिजल्ट के एनुअल रिजल्ट के बाद, और वो बढ़ गया 1470, तो आज उससे नीचे भी एक बार आ गया 1300 के नीचे। तो थोड़ा आपको चांस मिलता है अपने लॉस संभालने के लिए, और इतना अभी चांस मिलता है लोगों को इनकम जनरेट करने के लिए ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस इन द डेरिवेटिव्स मार्केट। वो आपको दूसरे मार्केट्स या जो कैश या इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता है, क्योंकि एक तो स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दूसरा कोई एडवर्स न्यूज नहीं आना चाहिए। तो एक कंपनी का एडवर्स न्यूज, मार्केट का एडवर्स न्यूज, ग्लोबल एडवर्स न्यूज, ये सब नहीं आता है तो फिर स्टॉक चलता है। और हर एक स्टॉक का आगे बढ़ने के, हाँ ठीक है, आजकल ज्यादा स्टॉक्स कौन से चलते हैं तो स्मॉल और मिड कैप। उसका रीजन क्या है? क्योंकि म्यूचुअल फंड उसमें पैसा डालते हैं, एएएफ उसमें डालते हैं, पीएमएस वाले उसमें डालते हैं।
बड़े स्टॉक्स में उतना ज्यादा पैसा आता नहीं है, क्योंकि हम्म। बड़े स्टॉक काफी मेच्योर हो गए, रिलायंस हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह वगैरह। So that is why now if you do stock selling of the top 10, 15, 20 stocks, उसका एक पोर्टफोलियो बना दो, प्राइस मूवमेंट्स चेक करो कि लास्ट मंथ में क्या था, इस मंथ में क्या है, उसका ओपन इंटरेस्ट क्या है, डिलीवरी क्या है, टेक्निकल्स क्या है, तो यू विल बी एबल टू जनरेट गुड रेंटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशंस यू टेक। और मार्जिन लगता है तो मार्जिन को कम करने के लिए हेज कर दो, पोजीशन एकदम ओपन रखोगे। एज फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस 1320 या 30 चल रहा है तो अब 1320-30 का कॉल बेच दो। अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, तो आप बेचो उसका। अगर 25-30 रुपया प्रीमियम चल रहा है तो उसको हेज कर दो 1400 से, 1420 या 1450 से, जिसमें 2-3 रुपया कॉस्ट लगती है, लेकिन आपका मार्जिन कम हो जाता है। क्योंकि मार्जिन कैलकुलेशन अगर आपने सिर्फ एक ही लेग में किया तो इनडेफिनेट इन लोग रिस्क देखते हैं। आपने 13, इवन आपने 1400 का भी कॉल बेचा सिर्फ, तो भी इन लोग को इनडेफिनेट रिस्क देखता है, तो उसका मार्जिन ज्यादा होता है। और जब अगर आप हेज करते हो तो मार्जिन वो हेज लेग तक ही जाता है कि अगर आपने 1320 में बेचा और 1420 का लिया तो 100 पॉइंट के ऊपर जाने नहीं वाला है, तो रिस्क उतना ही हो सकता है मैक्सिमम, और उसके बेसिस पे मार्जिन गिना जाता है। प्लस यू हैव स्ट्रेटेजीज लाइक स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, जो आप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल स्टॉक, देयर मूवमेंट, देयर वैल्यूएशंस एक्सेट्रा। और ज्यादा प्रॉब्लम अगर होता है ना, तो नॉर्मली रिजल्ट सीजन में होता है। जो आपने कल या परसों देखा होगा कि 2-3 दिन पहले स्टेट बैंक कुछ था 1020, 1030, और रिजल्ट सबको पता था कल आने वाला है, अच्छा रिजल्ट आएगा, वो भी ध्यान में था लोगों को। तो ऑपरेटर क्या करता है, वो तो पहले से पोजीशन क्रिएट कर लेता है। तो परसों 1080 कर दिया, और कल उन्होंने रिजल्ट आने के बाद 1100 कर दिया, 1110 कर दिया, 1120 कर दिया, और फिर वहां से एग्जिट ले लिया। तो एंड ऑफ द डे आपने देखा तो इट हैज कम बिलो 1100। तो एक टाइम 1100 कॉल कल ऊपर में गया था, करीब करीब 40 के ऊपर आई थिंक, और लास्ट में हो गया 25-26 रुपया। 1120 कॉल 28-29 तक गया था, वो 10 रुपया नीचे आ गया। तो ये सब आपको इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। अब आपका प्रश्न होगा कि मैं व्हाई शुड आई नॉट डू इन मिड कैप टाइप कंपनीज, और which are having say market cap less than 5 lakhs और 2 lakhs, तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत होता है। अगर थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस का रिजल्ट आया तो मोर देन 10% नीचे कर दिया। उसके पहले बीच में परसिस्टेंट का एक आ गया था अनाउंसमेंट कि दे आर टेकिंग ओवर फ्रॉम कंपनी, तो उसमें भी 10% के नीचे आ गया। तो लास्ट 2-3 साल से मैं देख रहा हूं कि जो निफ्टी की मेन कंपनीज है, कभी भी पॉजिटिव न्यूज या नेगेटिव न्यूज आ गया तो गैप अप या गैप डाउन नॉर्मली 3% से ऊपर नहीं होता है। तो यू हैव चांस टू डू रेमेडियल एक्शन कि भाई आपने कुछ अगर अगले दिन गलत कर दिया, कुछ न्यूज आ गया आपके अगेंस्ट में, तो आपको 10% ऊपर नहीं जाना पड़ता है, आपका लॉस नहीं होता है। आप कुछ पुट बेच सकते हो, ये इसको स्क्वायर ऑफ करके ऊपर के कॉल बेचो। तो ऑल दिस डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यू कैन यूज फॉर मिनिमाइजिंग द रिस्क। इसी के ऊपर हिमल जी मैं आ रहा था, वैसे आपको मैं पोस्ट कर रहा हूँ। देखो हमारे यहाँ कुछ इन्वेस्टर्स भी बैठे हुए हैं, तो वो एक्चुअली आपकी जो मेथोडोलॉजी है कि आप किस तरीके से डेरिवेटिव्स मार्केट्स में काम करते हो, जैसे आपने थोड़ा ऊपर समझाया, लेकिन अगर आप थोड़ा मुझे स्पेसिफिक होके और ज्यादा अगर डेप्थ में समझा सकते हो कि आपका तरीका क्या है डेरिवेटिव्स में काम करने का। एज यू टोल्ड कि इनकम जनरेशन का साधन अगर ये हो सकता है अगर सेंसिबली उसके अंदर काम किया जाए तो। सो व्हाट इज योर एग्जैक्ट मेथोडोलॉजी? या देखो, फर्स्ट चीज आपको इंडेक्स में करना है, स्टॉक्स में करना है, वो डिसाइड करना है। दोनों में कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप निफ्टी करते हो तो बेटर टू डू वीकली ओनली, क्योंकि अगर बाई चांस भी आप अगेंस्ट में गए तो रोल ओवर नेक्स्ट वीक में आप कर सकते हो, उस टाइम प्रीमियम भी ज्यादा मिलेगा, और फिर अगर थोड़ा नीचे आ गया काट दो, आपका लॉस नहीं होता है। सो देर आर 2 वेज ऑफ डूइंग थिंग। वन इज यू डू डिस्क्रिशनरी बेसिस, आप खुद डिसाइड करो कैसे करना है, या
आप उस तरीके से करो जिसको आप आल्गो ट्रेड बोलते हैं या ऑटोमेटेड ट्रेड्स बोलते हैं। लेकिन बराबर। आल्गो और ऑटोमेटेड ट्रेड है ना, जनरली इंडेक्स के लिए अच्छा रहता है, वो स्टॉक्स के लिए उतना अच्छा नहीं रहता है। अच्छा, दूसरा क्या है, बहुत आल्गोज है, सभी के लॉजिक करीब करीब सेम ही होता है, क्योंकि आइदर दे विल गो ऑन सम टेक्निकल और सम अदर रीजंस, तो आपको वो मजा नहीं आएगा कि यू आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट वेरी बिग पीपल। और इवन इफ यू यूज आल्गो, आपका आल्गो और दूसरे का आल्गो में लंबा डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा, उसके सामने काउंटर क्या करते हैं कई ऑपरेटर्स, जिसको हम डर्टी आल्गो बोलते हैं। उनको पता है कि भाई 1100 का सब रेजिस्टेंस है, तो एक बार 1105 1110 कर देंगे स्टेट बैंक, ताकि हर एक आल्गो जो 1100 के ऊपर है तो बाय में आ जाता है, और फिर इन लोग अपनी पोजीशन डाल देते हैं, फिर से 1100 के नीचे डाल देते हैं। हाँ, तो जिसको हाँ, अपने फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं टेक्निकली, तो उस करेक्ट। टाइप की उसको डर्टी आल्गो बोलते हैं। तो आल्गो तो देख नहीं सकता है, वो तो क्या आगे का कोई जो भी फॉर्मूला है उसके हिसाब से काम करेगा, उसमें करेक्ट। आपका कोई दिमाग यूज नहीं करना है, आपका कोई डिस्क्रिप्शन यूज नहीं करना है, आपको स्क्रीन देखनी नहीं है। लेकिन उसमें फिर आपको कितना रिटर्न मिलेगा जब आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करते हो 8-10 स्क्रिप्ट्स का, और हर एक स्क्रिप्ट का मूवमेंट साइमल्टेनियसली तो होता नहीं है। 2 दिन से आप देखोगे तो रिलायंस और स्टेट बैंक चल रहा है, बाकी स्टॉक्स नहीं चल रहे। तो आपको निफ्टी में ठीक है, दिख रहा है कि भाई निफ्टी बढ़ रही है, लेकिन ज्यादा बढ़ रही है बिकॉज स्टेट बैंक एंड रिलायंस, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, एंड ऑफ द डे आप, अब ये आपको पता है कल कि भाई हमारा ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो 24,800 का कॉल बेच लो। हाँ, जब मार्केट है 24,600 के नीचे, तो आपका रिस्क तो है ही नहीं, 200 पॉइंट के ऊपर तो आने नहीं वाला है। हाँ, क्या इवेंट हो सकती है वीकेंड में? हाँ, वीकेंड में ऐसा तो कोई बड़ा न्यूज नहीं आएगा। कल ट्रम्प और ईरान वाले कोई साइन तो करने नहीं वाले हैं, हाँ, ठीक है। चलो, अगर एक बार हो भी गया कोई रीजन, तो हाँ, आप उसको नेक्स्ट टाइम रोल ओवर कर दो, हाँ, या साथ में आप एक पुट बेच दो। जब 24,800 का कॉल बेचते हो तो 24,400 का पुट भी बेच दो, ताकि हाँ, आपको दोनों साइड से आपको पैसा मिलता है। करेक्ट। आई विल नॉट एडवाइज पीपल टू बाय ऑप्शंस, बिकॉज बाय डेफिनेशन 25 to 30% चांस होता है आपका ऑप्शन बाय करने में, क्योंकि आपको जो थीटा बेनिफिट बोलते हैं, जो टाइम वैल्यू का बेनिफिट मिलता है, वो आपको ऑप्शन बाइंग आपके अगेंस्ट में आता है। अगर कल आपको लगता है कि भाई स्टेट बैंक अच्छा है और आप 1100 रुपये में ले रहे हो कॉल, तो 1100 का कॉल का प्राइस ही 30-35 रुपया है, तो आपको तो जब तक वो 1130-35 नहीं होगा तब तक पैसा नहीं मिलने वाला है। हाँ, इंट्राडे मोमेंटम के बेस पे आप कर सकते हो कि भाई मैंने ले लिया क्योंकि प्रीमियम ही देना है उसमें, और तो मार्जिन देना नहीं है, और 5 रुपया 10 रुपया मिल गया निकल गया, ओवरनाइट नहीं रखा उसको। क्योंकि आप विजुअलाइज करो कि आज आपने एक लिया, कोई भी रिलायंस हो या स्टेट बैंक हो या निफ्टी लो, उसका भी कॉल ले लिया, तो वही भाव कल खुलेगा तो उससे कम में ही आएगा, बिकॉज ऑफ थीटा एंड टाइम वैल्यू डिफरेंस। सो ऑप्शन बाइंग हार्डली 25% चांस ऑफ योर सक्सीडिंग, अनलेस यू आर डूइंग ए स्ट्रेटेजी कि आपने कुछ ये बुल कॉल स्प्रेड जिसको बोलते हैं, या बेयर पुट स्प्रेड बोलते हैं, कि एक चीज लिया और उसके ऊपर का या नीचे का स्ट्राइक प्राइस बेच दिया, तो ठीक है, आपको पता है कि भाई मेरा ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है, और अगर ऊपर की साइड गया तो एक रेंज के बियॉन्ड जाने नहीं वाला है। तो डिस्क्रिशनरी कर लो। आल्गो में इंडेक्स के अलावा आपको लंबा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इफ यू आर अ ट्रेडर, फुल टाइम ट्रेडर, इफ यू आर पार्ट टाइम ट्रेडर तो बात अलग है कि भाई आपके पास टाइम नहीं है, आप और कुछ काम कर रहे हो और उतना टाइम स्पेयर नहीं कर सकते हो मार्केट के लिए, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। और वैसे देयर आर मोर देन 100 स्ट्रेटेजीज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, राइट। सो एंड ऑफ द डे ओनली वन थिंग मैटर्स, योर व्यू ऑफ द मार्केट एंड एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मार्केट हैज टू बी द सेम। अब कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो तो उस स्ट्रेटेजी से शायद रिस्क मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगा कि भाई निफ्टी बढ़ने वाला है 200 पॉइंट और मैं अभी ये करता हूं, पुट बेचता हूं, चलो यूर अ सेलर, पुट बेच दिया और नहीं बढ़ा और आपके अगेंस्ट में गया, तो आपको दिक्कत हो सकती है। जब बाइंग में तो बहुत लिमिटेड चांस है जीतने का, इंट्राडे कर लो, क्योंकि बाइंग इज बेस्ड ऑन ओनली 2 थिंग्स, मोमेंटम, वो स्पीड चाहिए, स्पीड होगा तो पैसा मिलेगा, ओवरनाइट रखोगे
तो उसका टाइम वैल्यू का रिस्क आ जाता है। तो अनलेस वो नेक्स्ट डे भी और मूव करेगा तो बात अलग है। तो उसके लिए आपको यू हैव टू ट्रैक द टेक्निकल लेवल्स एंड यू हैव टू ट्रैक द डिलीवरी वॉल्यूम्स एंड एक्चुअल वॉल्यूम्स एंड ओपन इंटरेस्ट। तो 4-5 चीज देखनी पड़ती है। तो आप उस पर तय कर सकते हो कि भाई चलो ये जो तेजी चालू हुई है स्टेट बैंक की वो चलेगी, ये रिलायंस की चालू हुई है तो चलेगी। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो हिमल जी, मुझे आप बीच में हमारा जो कन्वर्सेशन हुआ था, मुझे आप समझा रहे थे कि आपकी जो एक्सपर्टीज है, इसमें आप जो है निफ्टी के जो हाईली वोलेटाइल एफएनओ स्टॉक्स है, उसके ऊपर काम नहीं करते हो। आप जो एकदम स्टेबल स्टॉक है, जैसे रिलायंस है या फिर मान लो टीसीएस है वगैरह। करते हैं। देखो, आपको अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है ना, तो आपको 8-10 स्टॉक 15 स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखना है। बराबर है। उसका होमवर्क कर लो, उसका लेवल्स तय कर लो, टेक्निकली ये अच्छा है नहीं। अभी दो दिन से देखो तो आप ये चल रहा है, हिंडाल्को चल रहा है। तो जिसमें अपना जो वोलेटिलिटी ज्यादा है तो उसका प्रीमियम भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो उसमें उतना रिस्क मत लो, कम लो। तो आप क्या करोगे, अगर एग्जाम्पल के 1050 हुआ हिंडाल्को, तो आपको 1050 हिंडाल्को का कॉल मत बेचो, आप 1060 या 70 या 80 का बेचो। और उसका जितना प्रीमियम मिलेगा उतना प्रीमियम शायद आपको रिलायंस में नहीं मिलेगा अगर सिमिलर प्राइस है। क्योंकि रिलायंस की वोलेटिलिटी रिलेटिवली कम है और हिंडाल्को की है, जीएसडब्ल्यू की है, हिंदुस्तान जिंक की है। लेकिन उसके सामने अगर आप टाटा स्टील देखोगे तो उसकी इतनी वो नहीं रहेगी वोलेटिलिटी। तो आप आईवी देख लो, जो मिलता ही है हर एक, आप चार्ट में जाओ, आईवी देख लो वो स्टॉक का। पहले वेदांता बहुत अच्छा वोलेटाइल होता था, उसमें ज्यादा प्रीमियम मिलता था आपको। तो अलग अलग स्टॉक जिसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है, और सेक्टर रोटेशन तो होता ही है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर चलता है, राइट। तो कभी आईटी चलता है, कभी बैंकिंग चलता है, कभी ये वाले चलते हैं, अपने मेटल वाले स्टॉक्स चलते हैं, स्टॉक चलते हैं। यस, बट मेरा कहने का मकसद यही था कि आप जो टॉप 10-20 स्टॉक्स के बियॉन्ड मत जाओ, भारती में जाओ, भारती में भी वोलेटिलिटी अच्छी होती है। ठीक है, ये एक है। दूसरा, रिजल्ट के पहले मत करो कोई काम, क्योंकि आपको पता नहीं है रिजल्ट कैसा आएगा। बराबर। हमने ऐसे भी दिन देखे हैं पहले आईटी में, आज नहीं 1-1.5 साल पहले, कभी इन्फोसिस चल गया है और रिजल्ट लोगों के हिसाब से नहीं आया, तो कम से कम नेक्स्ट डे 5-6% नीचे आ जाता था। करेक्ट, करेक्ट। तो इट इज बेटर नॉट टू टॉक अबाउट, डोंट टेक एनी चांसेस बिफोर द रिजल्ट। रिजल्ट आने तो उसके बाद करो, राइट। आपने रिजल्ट देखा, प्राइस मूवमेंट देख लिया, मार्केट ने देख लिया, आपको उससे आइडिया आ जाता है। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो हिमल जी, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि लाइक स्टाइल ऐसा है आपका कि 10-15 स्टॉक्स जो है उसको आइडेंटिफाई करो, जो स्टेबल हो, उसकी वोलेटिलिटी को समझो, और उसकी जो टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद कुछ ऐसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ऐसे कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई करो, और जहां पे मान लो इवेंट डेज वगैरह है उसको अवॉइड करो। जैसे इवेंट्स खत्म हो जाता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद कुछ प्राइस एक्शन में समझ में आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली यू ट्राई टू सेल दी ऑप्शंस, राइट, एंड मेक आउट ऑफ इट, राइट। राइट। तो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि इसमें अगर मान लो कि आपने कोई ऑप्शन सेल किया, मोस्ट प्रोबेबली कि उसकी प्रोबेबिलिटी है ये कि आपके फेवर में आएगा, लेकिन फिर भी आपको मन में रहता है कि ओवरनाइट मुझे कैरी करना है, ये करना है, वो करना है, तो आप हेजिंग वगैरह कैसे करते हो? स्टॉप लॉस लगाते हो? क्या करते हो ऐसे? जैसे मैंने बताया कि आप अगर इंट्राडे पोजीशन करते हो तो स्टॉप लॉस डाल ही दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। दूसरा, आप हेजिंग करोगे तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो जाता है। ठीक थर्डली क्या होता है, चलो कल सोच लो कि मैंने 1100 का कॉल बेचा होता स्टेट बैंक का, और एक बार प्राइस फास्ट बढ़ गया, तो आइदर मुझे स्टॉप लॉस डालना है या मुझे इसको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है कि 1120 का भी एक कॉल बेचूं या 1140 का बेचूं, ताकि मुझे पता है कि अच्छा उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, 1100 प्लस में 30 रुपीज, 30 प्रीमियम है तो 30, तो 1130 है, उससे 1130 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक तो मैं सेफ हूँ। आज नहीं तो कल वो थीटा इफेक्ट आ जाएगी और वो 30 रुपया प्रीमियम एक बार शायद 40 रुपया भी होता है, वो फिर से नीचे आ जाता है। ये एक है। दूसरा, सामने आप पुट बेच दो, अगर आप गलत हुए तो पुट बेच दो, 1080 का पुट बेचो या 1100 का पुट बेचो, ताकि आपको डाउन साइड में भी उतना एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है कि 10-15 रुपया और प्रीमियम मिल गया तो ऊपर के साइड में आपको दिक्कत नहीं है। और इम्पोर्टेंटली क्या होता है कि
रोल ओवर कर सकते हो आप। हम्म क्योंकि अगर आपने 1100 में आज बेचा है, 1130 हो गया, 40 आपका 10-15 रुपया लॉस भी होता है, तो दूसरा क्या होता है कि भाई नेक्स्ट स्टेप का बेच लो, या आप ठहरो नेक्स्ट मंथ का फिर से इस मंथ का कम कर लो, ताकि एंड ऑफ द एक्सपायरी उसका कोई वो लंबा तो डिफरेंस रहता नहीं है आपका ब्रेक इवन पॉइंट और एक्चुअल प्राइस में, तब आप रोल ओवर कर दो। तब अगर आपने 30 रुपए का बेचा होगा और 35 रुपए में काटते हो, तो नया आप पोजीशन जो करोगे वो 45-50 रुपीज का होगा। तो आपका ठीक है 5 रुपया गया आज, लेकिन नेक्स्ट मंथ में रिकवर करने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि Correct. ये स्टॉक सब एक ओवरऑल लेवल्स के बियॉन्ड नहीं जाते अनलेस देयर इज सम ड्रास्टिक न्यूज या कोई मेजर हो गया, क्योंकि दे आर अल्टीमेटली गेट कोरिलेटेड विद निफ्टी। तो निफ्टी के साथ इनका एक मूवमेंट डायरेक्ट रिलेशन कोरिलेशन रहता ही है, तो आप कभी भी लॉस नहीं करोगे। और दूसरा क्या है, आपको इनकम जनरेट हो जाती है। अच्छा, ऐसा अगर आपने 10, 15, 20 स्टॉक में काम किया, एक पोर्टफोलियो बनाया, तो जरूरी नहीं है कि हर एक में पैसा बनाओगे, राइट? करेक्ट। तो मे बी 2-4 में चले जाता है, 5 में चले जाता है, तब आपको एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी करो, इसको काट के नेक्स्ट लेवल करो, या दूसरा उसके ऊपर वाला बेचो, या रोल ओवर करो, या पुट बेचो, या इंट्राडे एक बार कर लो ज्यादा और फिर काट दो कि चलो आपको सुबह लग रहा है कि बढ़ गया है, तो एक बार दूसरा लॉट बेच के 2-3 रुपए स्टॉप लॉस डाल के रख दो, और नीचे आता है तो और 2-3 रुपए में काट लो, ताकि आपके और एक 2-3 रुपए का किटी में पैसा आ जाता है। करेक्ट। तो ये सब हल्कों से नहीं कर सकते, ये डिस्क्रिप्शन से ही होता है। डिस्क्रिशनरी। बट एक चीज जरूरी है, स्टॉप लॉस। आप कभी भी गलत हो गए तो इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि भाई मार्केट इज सुप्रीम। हमारी मार्केट हमेशा हमारी चॉइस के हिसाब से नहीं होता है। एग्जैक्टली। अब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ऑब्जर्व भी किया, आपको लगा मार्केट ये इससे बढ़ेगा नहीं, चलो मैंने कॉल बेच दिया, और सडनली कोई ट्रम्प का न्यूज आ गया मार्केट में, कोई नया कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई न्यूज आ गया, तो समटाइम्स यू कैन गेट हर्ट। करेक्ट 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 करेक्ट। तो हिमल जी, मुझे ये और क्यूरियोसिटी कि ये मेथोडोलॉजी के अंदर प्रैक्टिस करना है, डिस्क्रिशनरी आप करते हो, तो साल में आप लाइक कोई भी कैपिटल है, 25 लाख की कैपिटल है, 50 लाख की कैपिटल है, 1 करोड़ की कैपिटल है, तो उसपे आप कितना रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो? लाइक इफ यू आर एक एनी रिटर्न इज रिलेटेड टू रिस्क, नंबर 1, करेक्ट, एंड नंबर 2 विक्स। अभी आजकल 12-13 विक्स चल रहा है, बीच में 20 विक्स हो गया था। जब 20 का विक्स हो गया, तब आपने कोई कॉल बेचा तो उसका प्रीमियम हमेशा ज्यादा ही रहता है, 12-13 में कम रहता है, ठीक है? ये एक हो गया। दूसरा, कभी भी आप कॉल ऐसे टाइम पे मत बेचो कि जैसे अभी HDFC बैंक है, ये पूरा महीना आप देखो तो HDFC बैंक नीचे जा रहा है, राइट? अब सपोजिंग 725, 30, 35 के रेंज में रहता है, तो आप नेक्स्ट मंथ का कॉल अभी मत बेचो। इसको बेचना है तो 700 का पुट बेचो, राइट? क्योंकि आपको लगता है कि इससे नीचे नहीं जाएगा, शायद जाएगा तो थोड़ा और 10-15 जाएगा, लेकिन कॉल बेचोगे तो आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट 1 मंथ में उसका नीचे आ गया है। बट उसके सामने अगर आप स्टेट बैंक देखोगे तो भाई स्टेट बैंक का कॉल बेच सकते हो। तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट काउंटर पोजिशंस बिटवीन 2 बैंक्स, कि भाई स्टेट बैंक बेचा है कॉल, HDFC का पुट बेचो, क्योंकि HDFC का पुट को प्राइस नीचे ही आ रहा है और स्टेट बैंक का ऊपर आ रहा है। तो एक क्या सेम ही सेक्टर में आपको एक हेजिंग हो जाता है, नेचुरल हेजिंग जिसको बोलते हैं। करेक्ट। तो ये देखो, इफ यू हैव से 1 करोड़ एज मार्जिन, तो एक तो क्या होता है कि भाई आप कुछ पैसा लिक्विड फंड में डाल दो, तो 5-6% पैसा तो वहीं मिल जाता है। बिल्कुल सही बात और है। उसको प्लेज कर दो, सो कोलेटरल में यूज हो गया। बिल्कुल। 80% आपने ये कर दिया, 20% कैश मार्जिन रखा। कभी आपको लगा कि कोई चीज आपको लेनी है, स्टॉक लेना है, तो उसके लिए काम लगता है, ठीक है। कभी कुछ इंट्राडे करना है तो काम लगता है, ठीक है। और नहीं रहता है तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, राइट? ये एक हो गया। तो क्योंकि मार्जिन कैलकुलेशन एवरी टाइम बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्यों आपने कौन सा स्टॉक बेचा, उसका क्या हेजिंग किया, उसकी क्या मूवमेंट होती है। अच्छा, दूसरा मैं बता रहा आपको, मेन चीज बताया, अगर आप फ्यूचर के साथ करोगे ऑप्शन को, तो प्रॉब्लम क्या है फ्यूचर में, अगर मैंने 24,600 का अभी चल रहा है फ्यूचर निफ्टी का, मैंने ले लिया, 20 रुपया नीचे गया,
तो 20 रुपया मार्क टू मार्केट मेरे बिल में आता है। हम्म, लेकिन अगर आपने ऑप्शन किया तो ऑप्शन का सिर्फ मार्जिन चेंज होता है, आपके बिल में मार्क टू मार्केट नहीं आता है। करेक्ट, तो ये एक करेक्ट, एडवांटेज है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि भाई मैंने स्टेट बैंक का कॉल बेच दिया और भाव बढ़ रहा है, तो एक बार आप फ्यूचर ले लो टाइम बिंग के लिए, तो आपका ऑटोमेटिक ये हो गया कि फ्यूचर लिया है, कॉल बेचा हुआ है, तो आपका एक प्रोटेक्शन वैसे भी बन जाता है। तो ज्यादातर तो क्या है कि भाई इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपके पास मार्जिन कितना है, और अब आपका मार्केट में कैसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे मैंने बताया, विक्स आपके हाथ में नहीं है, राइट? इंडिया विक्स तो डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स, राइट? अल्टीमेटली लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो जब विक्स कम होता है तो प्रीमियम्स भी कम होते हैं, विक्स ज्यादा होता है तो प्रीमियम ज्यादा होते हैं, बोथ साइड, कॉल पुट दोनों साइड होते हैं। और इंपॉर्टेंटली आपका व्यू पॉइंट क्या है मार्केट का। डिस्क्रिशनरी का मीनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका व्यू पॉइंट, आपको लगता है कि निफ्टी इससे ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि सुबह 10:30 बजे अगर निफ्टी 24,550 है तो 50 पॉइंट बढ़ सकती है, तो मैं अभी कॉल नहीं बेचूंगा, एक बार 24,600 होने दो, उसके बाद मैं कॉल बेचूंगा। तो ये आपको फुल टाइम बेसिस पे आप कर सकते हो, या आप पहले से तय कर लो कि अभी मेरा एंट्री यही रेट में होगा, आपने डाल दिया सौदा कि ये होगा, तब कर देने का। तो आपका आदमी को बोल दिया या जो भी आपका डीलर है उसको बोल दिया, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं। But interestingly, the risk return matrix, if you look for large stocks, Nifty and Bank Nifty, is relatively good. अब आप 2 महीने पहले जाओ तो क्या था, बैंक निफ्टी एक बार 61,000 कैसे कुछ हुआ, 52 का करीब, राइट? और फिर नीचे की साइड आने चालू कर दिया, और नीचे में कुछ 49,000 या 50,000 तक गया। अब इतना टाइम तक आप खड़े नहीं रह सकते हैं। आपके अगेंस्ट में आपने अगर एक बार समझो, आपने जब 60,000 था, आपने सोचा 55,000 का पुट बेचता हूँ, आपने 55,000 का पुट बेच दिया, ठीक है। जब तक बैंक निफ्टी 55,000 के नीचे नहीं जाता है तो आपको कोई लॉस नहीं है। ओवरनाइट आ गया नीचे 500 पॉइंट, 200 पॉइंट, तो आप क्या करोगे? आप एक बार 55,000 का पुट स्क्वायर ऑफ करके नीचे का पुट बेच दो 54,500 का, या दूसरा इसको ऐसे ही रखो, 54,500 का पुट लेके 54,000 का पुट बेच दो, फिर देखो कि मार्केट का मूवमेंट और कैसे चल रहा है। तो इस टाइप का आपको एडजस्टमेंट करते रहना पड़े तो ही होता है, क्योंकि मार्केट का वोलेटिलिटी आप तय नहीं कर सकते हो, वो तो बड़े प्लेयर भी करते हैं, राइट? तो एक बार भी नीचे जाके मार्केट ऊपर आता है, आपने कई बार देखा होगा, इंट्राडे सुबह सुबह नीचे चले जाता है 100, 150, 200 पॉइंट निफ्टी, और लास्ट में खींच लेते हैं। तो एक चीज है कि एक रेंज में अगर आप काम करोगे, रेंज को समझ के, और उसके ऊपर का कॉल बेचोगे या उसके नीचे का पुट बेचोगे, या दोनों चीज करोगे, तो आपको एक किटी बन जाती है, आपको एक रेंटल इनकम अच्छी मिलती है। दूसरा, अगर आपने कोई अच्छा स्टॉक आपका इन्वेस्टमेंट में है तो उसका तो आप कॉल बेच ही सकते हो, उसका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर आपके पास रिलायंस के शेयर्स है 500, तो वो तो आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आप 13,000, 30, 40, 50, 1,400 का कॉल बेच दो, और एवरी मंथ अर्निंग प्रीमियम, तो वो एक स्ट्रेटेजी है। करेक्ट। End of the day, your metrics will be from 12% to 30%. ओके। ये क्योंकि कहीं ना कहीं शायद कहीं पे आपको स्टॉप लॉस लग गया, कहीं पे आपने गलत आपके अगेंस्ट में चले गया मार्केट, टाइमिंग मैटर्स करता है। आप रोल ऑन के टाइम पे करते हो तो प्रीमियम ज्यादा मिलता है। मैंने तो बहुत बार देखा हुआ है कि रोल और लास्ट सीरीज का भाव बढ़ते रहता है, और ऑपरेटर का क्या होता है कि इस सीरीज में पैसा कमा लिया है तो नेक्स्ट सीरीज में उसको सेल पोजीशन बनानी है। तो उस टाइम आपको सुबह अच्छे प्रीमियम मिल जाते हैं लास्ट 1-2 दिन में, और फिर बाद में वो स्टॉक नीचे आता है। अगर आपने ये चीज देखा होगा तो आईसीआईसीआई में होता है, तो एक सीरीज में चलता है, 1 महीने में, दूसरे महीने में कम होता है। रिलायंस में भी ऐसा होता है, 1-2 महीना चलता है, 1-2 महीना नीचे आ जाता है। तो ये आपके ध्यान में रहता है, आपने आपके स्टडी कर लिया, आपका होमवर्क कर लिया कि रिलायंस का ये रेंज है, इसके ऊपर नीचे नहीं जाएगा। परफेक्ट। और उसकी वोलेटिलिटी क्या है, उसका आईवी क्या है, उसका प्रीमियम कितना है, आपको प्रीमियम कितना मार्जिन देना पड़ता है, मार्जिन से ढूंढ लो कि भाई मुझे अगर 20 रुपया प्रीमियम है और मैं एक 500 का लॉट बेचता हूँ तो 10,000 रुपया मिल रहा है, तो 10,000 कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे है, उसका करंट भाव से कितना दूर है,
तो वो भी ठीक है, उसमें कितना मार्जिन लगता है उसको हेज कर दिया, तो आपका अगर 1.5 लाख का ही मार्जिन आया और उस पर आपको 10-15 हजार रुपया मिलता है, तो यू शुड फील हैप्पी। करेक्ट। तो हिमल जी मैं ऐसा समझू कि डायनामिक सिचुएशन, ये Correct. इट्स अ डायनामिक सिचुएशन एंड यू हैव टू गो ऑन चेंजिंग योर स्ट्रेटेजी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर व्यू ऑफ द मार्केट इज इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आप जल्दबाजी करते हो तो आप गलत टाइम पे एंट्री ले लेते हो, और आप थोड़ा ठहरते हो, देखते हो वॉल्यूम क्या हो रहा है, ऑप्शंस में क्या हो रहा है, कैश में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो रहा है, उसके बाद थोड़ा डिलेड एंट्री लेते हो, तो शायद 2-3 रुपया प्रीमियम कम भी मिलता है, लेकिन Correct. फिर वहां आपका रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। करेक्ट। जैसा अगेन आई वांट टू से यस्टरडे स्टेट बैंक, अगर आपने एक बार देखा यार, 2-3 दिन पहले तो 1020-30 था, अभी 1100 होने आया, तो मुझे 1100 कॉल बेचने दो, तो एक आपने 25-26 रुपए में बेच दिया, तो बोला अभी क्या बढ़ेगा ये, तो वो 25-26 वाला 40 भी हुआ, तो जल्दबाजी कर ली। नाउ लेट अस से कि जब 1120 हुआ, तब 1120 कॉल वाज अराउंड 28-29, तो एक स्टेज में तो आपको आइडिया आ जाता है कि चलो 28-29 में नहीं बिका, मैं 24 रुपए में बेचता हूँ। हाँ। तो क्योंकि बाय दैट टाइम द प्राइस मूवमेंट हैड कम डाउन, तो यू कैन मेक आउट कि भैया अभी ये 24 रुपया भी ज्यादा है, क्योंकि उस समय 1105-6 कैश में भाव आ गया, तो आप सोचोगे भी चलो इसका 22-24 रुपए भी मिल रहा है, तो अभी इसके ऊपर जाने नहीं वाला ही है, ये पूरा हाँ। घूम के वापिस आ गया, क्योंकि कल रिजल्ट का दिन था इसलिए। नॉर्मल डे पे ये इतना वॉलेटिलिटी नहीं होती है, स्टेट बैंक लो या रिलायंस लो या कैसे हो। हिमल जी तो मैं ऐसा समझू कि अगर मान लो कि डेरिवेटिव्स में है, अगर हम लोग 6% जो है लिक्विड में टारगेट कर सकते हैं और 12% साल का अगर डेरिवेटिव्स में हम लोग बना पाते तो टोटल 15 से 18% रिटर्न अगर हुआ, कर then सकते हैं। you are the देखो एक king of the चीज क्या market. होती है, आपको कॉस्ट भी लगती है, आपको Correct. कॉस्ट लगती है लिक्विडिटी की, एक्सचेंज चार्जेस की, जीएसटी की, सो 5-6 टाइप के चार्जेस लगते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है ना। करेक्ट ट्रेड करेक्ट करते करेक्ट टाइम तो आप गिनती नहीं कर सकते हो मेंटली कि हर एक में इतना कितना कॉस्ट लगेगा, करेक्ट। तो वरना तो यू कैन इवन मेक 40% रिटर्न, यू नो, थिंग्स आर फेवरेबल। जैसे मैंने आपको बताया कि आईवी 20 के ऊपर चली गई है, और हाँ। आपको पता है कि अभी ये 12 से 20 हो गई है, शायद 22-23 तक भी जाएगी, और आप वेट करते हो 22-23 के लिए, और नेक्स्ट मंथ का आप बेचते हो, तो आपको पता है कि ये 22-23 की बहुत लंबा नहीं चलेगा। करेक्ट लेकिन लेट मी कॉशन ऑल्सो, कोविड के टाइम 88 तक गई है निफ्टी की आईवी, तो करेक्ट। उस टाइम तो किसी को पता ही नहीं था कि वर्ल्ड बंद हो जाएगा, चालू रहेगा, क्या होगा, तो इतना इतना डर था लोगों का। हाँ। लेकिन वो भी आ गया ना, 80 के ऊपर वाला आईवी आ गया एक 1.5 महीने में 20 के नीचे। करेक्ट 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 करेक्ट। ऑन द कॉन्ट्री, जब आईवी बहुत बढ़ जाती है ना, तब हाँ। आपको थोड़ा डेयरिंग होके उस स्टॉक को लेना चाहिए या निफ्टी को लेना चाहिए, हाँ। क्योंकि वो टिकेगा नहीं, इतनी आईवी टिक नहीं सकती है ना। करेक्ट। हिमल जी यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स भी है वैसे, हाँ जो जी, मान लो डेरिवेटिव्स की पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हाँ। एज अ सीनियर जो आपने 2 डेकेड से मार्केट देखा हुआ है, व्हाट विल बी योर एडवाइस, करियर एडवाइस टू देम, दैट व्हाट विल बी द राइट पाथ फॉर देम? इट डिपेंड्स ऑन देयर कैपिटल, नंबर 1। नंबर 2, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है। तीसरा, कितना टाइम दे सकते हैं। अब स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली मार्केट आवर्स में तो टाइम नहीं दे सकते हैं। हाँ। चौथा, उनका रिटर्न का एस्पिरेशन कितना है भाई, कि मेरे को 12% रिटर्न मिल जाएगा, तो 6% लिक्विड से और 6% दूर का कॉल या पुट बेच के करूंगा, या दोनों कर दूंगा, तो कुछ करना नहीं है, करके बेच दिया, बंद कर दिया शटर, और हाँ। अपने स्टडी में लग गए, तो हो सकता है। ओके। और not to get into stocks which are prone to 5, 10, 15% movement in a given day. आप करेक्ट। टिके रहो बड़े स्टॉक्स में, वो कभी आपको उतनी लंबी ओवरनाइट रिस्क नहीं आएगा। आज तक मैं 1.5-2 साल या 2.5 साल से बात करूं, एक ही बार हुआ है डाउन सर्किट हिंदाल्को का। कुछ उनके हाँ। 2-3 चीज साथ में आ गए, कुछ उनका वहां कुछ एक्सीडेंट हो गया, एल्यूमिनियम प्राइसेस घट गए,
तो एक और भाव बढ़े हुए थे, तो पैनिक हो गया, तो आ गए थे नीचे में कुछ 630 तक आ गया था, 700 का भाव या 680 का भाव था, 630 तक आ गया था सुबह सुबह। और उसके बाद और सर्किट खुली तो 600 605 तक आया। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, अभी आप भाव देखो। हाँ कंपनी कंपनी तो अच्छी है ना, कंपनी तो बिगड़ नहीं गई है, कुछ रीजन हो गया है। कोई स्टेट बैंक या कोई रिलायंस का कोई रीजन हो सकता है गिरने के लिए टेम्पररी, लेकिन वो परमानेंट तो फॉल है नहीं, करेक्ट अनलेस देयर इज सम स्पेसिफिक रीजन। तो ये आ ही जाता है, जैसे मैंने बोला मीन रिवर्जन हो ही जाता है। हाँ, हाँ तब तक का आपको खड़े रहने की थोड़ी ताकत चाहिए। दैट इज व्हाई यू हैव टू क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो करेक्ट एक में अगर थोड़ा ड्रॉडाउन भी हो गया आपका, तो दूसरे प्रॉफिट वाले आपको बचा देंगे टाइम बीइंग के लिए, आपको इतना रिस्क नहीं रहेगा। और थोड़ी ड्रॉडाउन के लिए कैपिटल तो रखनी पड़ती है। जो करेक्ट आपका पहले प्रश्न था, तो 1 करोड़ का क्या करेंगे, तो आपको कुछ तो साइड में रखना पड़ता है पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। हेमल जी, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना था आपसे, फिर हम लोग ऑडियंस की क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे कि अभी जो मान लो एनवायरनमेंट है इंडिया के अंदर डेरिवेटिव्स में, जो सरकार की सोच है कि उनको लगता है कि ये थोड़ा जो है स्पेकुलेटिव प्लेस है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रही है। और जितने भी हमारे यंगस्टर है, जो यंग ट्रेडर्स है, उनका ध्यान जो है कहीं ना कहीं अब इंडियन मार्केट से हटके फॉरेक्स में जा रहा है। सोशल मीडिया में वो लोग दुबई में जाने की बात कर रहे हैं कि वहां से हम लोग फॉरेन एक्सचेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। considering this all situations right now which is going on, आपका क्या मानना है, like what will be the thought of you, what's the current situation, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है और नॉलेज है फॉरेन मार्केट की। हाँ आपने कोरिया का देख लिया, 5% इंडेक्स नीचे आता है, 10% ऊपर जाता है, तो बहुत हेवी वॉलेटिलिटी है। तो पहले यहाँ बैठ के आप सिर्फ देख सकते हो कि भाई बड़ी वॉलेटिलिटी, आप क्या एग्जीक्यूशन कर सकोगे इतना इजीली कि कोई रीजन आ गया। एक तो कोरिया का मार्केट चालू होता है 5:30 बजे सुबह, राइट? तो आपको जब आप उठते हो तब पता चलता है, अरे ये तो 5% नीचे चले गया, 10% ऊपर चले गया, एसके हाइनिक्स का ये भाव हो गया, सैमसंग का ये भाव हो गया। तो ये आपका इतना लिमिटेड नॉलेज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव लिमिटेड नॉलेज ऑफ दैट हाँ मार्केट। हाँ सेकेंडली, एक्सेस टू दैट मार्केट उतना ईजी नहीं है। थर्डली, आप फॉरेक्स की बात कर रहे हो, फॉरेक्स में भी क्या एक लिमिटेड फ्लक्चुएशन होता है, और वो 4 ही तो मेजर होता है ना, डॉलर येन या डॉलर यूरो या इंडिया रुपी डॉलर, वैसे ही 4-5 पेयर ही होता है, तो उसमें उतना लंबा फ्लक्चुएशन मिलता नहीं है, एक्सेप्ट ऑन सर्टेन डेज विच आर न्यूज ड्रिवन। अदरवाइज तो उतना धीरे धीरे 50-60 पॉइंट ऊपर जाता है या नीचे जाता है। करेक्ट। तो फॉरेक्स मार्केट अलग मार्केट है, अपना इंडियन स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट अच्छा है, क्योंकि यू हैव न्यूज फ्लोज, यू हैव गॉट इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम, एंड यू हैव डिफरिंग व्यूज फ्रॉम डिफरेंट पीपल। आपका एक व्यू होता है, आप उसका लॉजिक दोगे, मेरा एक व्यू होता है, मैं उसका लॉजिक दूंगा। तो जो स्टूडेंट है वो समझ सकता है कि भाई दोनों का एक ये व्यू है, काउंटर व्यू है, तो क्या करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बट दे हैव टू अंडरस्टैंड, दे हैव टू स्टडी, दे हैव टू सी द यार्डस्टिक्स एवरी। अगर आपको देखना है कि भाई ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है, साथ में प्राइस बिल्टअप हो रहा है या नीचे जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट डाउन हो रहा है तो उसके साथ प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो ये सब चीज भी देखनी पड़ती है। साथ में डिलीवरी वॉल्यूम देखना पड़ता है और टेक्निकल लेवल्स भी देखना पड़ता है। अब ब्लाइंडली करोगे तो नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला है। मिल भी जाएगा 1-2-3 बार, फिर चौथी बार आपका सब चले जाएगा पैसा। हाँ, और स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। एक चीज, उनकी रिस्क के हिसाब से ही काम करना है, चाहे उनको। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करो। आपने अगर कोई चीज बेची है 25 रुपए में, 20 रुपया हो गया, तो एक बार आप कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दो, आपका स्ट्राइक 25 रुपया डाल दो, और नीचे जाता है तो और नीचे डाल दो, ऊपर के साइड में जाता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दो, एडजस्ट करते रहो, ताकि आपको। और एक पोजीशन साइजिंग, यू कांट हैव, लोगों का ज्यादा पैसा क्यों जाता है कि पोजीशन साइजिंग नहीं करते। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन ले लिया, आपके पास 50,000 रुपया है, तो आपने 50,000 या 40,000 का ऑप्शन ले लिया, तो ये आपकी कैपिटल का बहुत लंबा पार्ट हो गया। और आपको पता है थीटा डिकेड होगा, गलत हो जाएगा, तो आपका ये 40,000 रुपया की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो इतना पोजीशन नहीं लेना चाहिए। अगर आपने 5,000 का लिया ऑप्शन तो ठीक है, 50,000 के उस 10,000 का लिया तो ठीक है।
तो पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एंड टेक एंट्री एंड एग्जिट आफ्टर स्टडिंग वेरियस थिंग्स। और आपको लगता है डेरिवेटिव्स का इंडिया में फ्यूचर जो है ब्राइट है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है इस तरीके से गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना मिलता है वो आप देखो, छोड़ेगा क्या? आपका पैसा जाएगा, उसका एक्सचेंज छोड़ेगा क्या? एक्सचेंज को कितना कितना पैसा मिलता है, गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलता है? बाकी लोगों के लिए तो जीरो सम गेम है। आपने और मैंने ट्रेड किया, आप विक्टर, आप पैसा बनाया तो मेरा गया, और हाँ। मैंने बनाया उसका गया, बाकी तो जीरो सम गेम है। कोई एक बनाता है, एक लूज करता है, बट Correct. गवर्नमेंट और एक्सचेंज तो पैसा कमाते ही है। अब Correct. देख लो एसपीटी की आवक कितनी है। अच्छा, और दूसरा क्या है, देखो डेरिवेटिव्स आल्सो हैव अ प्लेस फॉर आर्बिट्रेज, हेजिंग, सो ये सब भी रिक्वायरमेंट तो है ना। आपको पता नहीं कल मार्केट क्या होगा। आपका बड़ा पोर्टफोलियो है तो आप हेज करने के लिए पुट ले लिया, तो पुट जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा स्ट्रेटेजी कई लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई आपको लगता है कि एक साल में इंडेक्स निफ्टी 10% बढ़ने वाला है, तो आपने निफ्टी फ्यूचर ले लिया और उसको हेज कर दिया पुट लेके एवरी। अच्छा, और ये जो आपने फ्यूचर लिया वो लॉन्ग ड्यूरेशन का ले लिया, 3 महीने का या 6 महीने का ले लिया, निफ्टी में तो मिलता ही है, और एक ऑप्शन ले लिया और कुछ नहीं किया। भाई हम तो 6 महीने के लिए काम किया है, हमको पता है ये सब चक्कर वक्कर खत्म हो जाएगा, इतने बिलियन डॉलर आएंगे एफसीएनआर से, गवर्नमेंट अच्छा पॉलिसीज देगा, बजट आ जाएगा दिसंबर जनवरी तक, तो ठीक है। तब तक अभी फिर से क्या एडवर्स आएगा? अब जो स्टार्टिंग में लगता था कि रेनफॉल 20-22% डेफिसिट हो गया था, अभी आज 10-11% पे आ गया, तो अब रेनफॉल का इम्पैक्ट उतना नहीं आएगा। आरबीआई पॉलिसी चली गई, कोई उन लोग ने क्लू नहीं दिया है कि हम लोग रेट इंक्रीज करने वाले हैं, तो इन्फ्लेशन को मैनेज कर पाएंगे। प्लस इतना सब पैसा जो एफसीएनआर बी से आएगा, तो उसको लेंड तो करना पड़ेगा ना बैंक्स को इंडिया में। करेक्ट। तो क्रेडिट ग्रोथ दिस ईयर क्रेडिट ग्रोथ विल बी द मैक्सिमम, तो भूल से भी बैंक निफ्टी को शॉर्ट मत करना, ठीक है। आपको अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है ना तो पुट बेचो, क्योंकि वो फिर से आपको कॉम्पनसेट कर देगा। कॉल कभी भी 1500 पॉइंट 2-3 दिन में बढ़ सकता है वंस दिस रिजल्ट स्टार्ट कमिंग इन ऑफ द एफसीएनआरबी। कोई लोग बोलते हैं 75 बिलियन आएगा, कोई 80 बिलियन आएगा, तो ये सब पैसा लिक्विडिटी सिस्टम में आएगा। तो पहले तो आरबीआई ने पोजीशन क्लियर दिखाई नहीं, अब आज का जो डेटा है उसमें 10 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया है, क्योंकि पैसा आने चालू हो गया है। तो जितना उनको होल्ड करना था उतना होल्ड कर दिया, बाकी तो उनको मार्केट में डालना ही पड़ता है ना। तो ये भी पोजीशंस का एडवांटेज है। और व्हाट एवर वी से, कितनी कंट्रीज का 6% जीडीपी ग्रोथ है, कोई अपनी साइज की, न यूएस का है, न कोरिया का है, न जापान का है, न चाइना का है, न हांगकांग का है, न जर्मनी का है, अपना ही है, तो वो तो एडवांटेज मिलेगा ही। फ्यूचर्स ले तो आपका स्टॉप लॉस क्लियर रखो और साथ में उसको हेज कर दो कोई कॉल बेच के, ताकि आपको अगर 10-15 पॉइंट भी नीचे आता है तो वहां कॉल का एक आपको एडवांटेज रहता है। करेक्ट, इंटरेस्टिंग। तो डायनामिक स्ट्रेटेजीज होती है, इसको मार्केट के हिसाब से आप चेंज करते रहो। करेक्ट। चलो मैं ऑडियंस के लिए जो है ओपन करता हूँ। श्योर। हाँ, तो जिन लोगों को भी मतलब क्वेश्चन पूछना है, पहले सब आप हाथ खड़ा करिए, ठीक है। जैसे ही आप हाथ खड़ा करोगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हो हेमल जी से, ठीक है। तो मैं अभी जो है थोड़ा ओपन कर रहा हूँ ऑडियंस के लिए, 1 by 1 सब क्वेश्चन पूछना हाथ खड़ा कर करके। चलो, ओके, नाउ यू गाइस कैन आस्क क्वेश्चन। पहले वंश से स्टार्ट करते हैं। वंश, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन। वंश आप म्यूट। Yes, sir. May I ask? Yeah, you can go for it. Okay. Once, please. Yes, once go for it. वंश आप अभी भी म्यूट पे हो, और अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे फेस टू फेस इंटरेक्शन मिलता है। So my question to you was कि
इंडस्ट्री में ना बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग तजुर्बा होता है, अलग ऑब्जर्विंग होता है, अलग देखने का नजरिया होता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि what are the lies or what are the impractical thing that doesn't work in this industry, and then what are some truths in compared to that, मतलब what are the hoax and what are the truths, जनरल ट्रूथ्स, या तो आपको जो भी अपने एक्सपीरियंस से पता चला हो कि जनता बात करती है तो ये गलत बोल रही है, ऐसा मार्केट वर्क नहीं करता है, समथिंग लाइक दैट। देखो, जिन लोगों का कोई स्ट्रेटेजी नहीं है काम करने का और फ्लूक या लक से ले लिया और उस दिन भाव बढ़ गया, जिसको जीरो हीरो स्ट्रेटेजी बोलते हैं, एक्सपायरी के दिन 2 रुपए का कोई बार 100 रुपया हो गया, तो वो इम्प्रोबेबल है। हो जाता है, एक आध बार हो जाता है, लेकिन फिर 4 बार 6 बार 8 बार तक नहीं होगा वो। और आपने एक बार पैसा कमा लिया तो दूसरी बार आपका पोजीशन बढ़ जाएगा, क्या भाई मेरे को तो ग्रिड बढ़ जाएगी। करेक्ट। तो उन लोग, तो ये एक होता है कि जो ट्रूथ वो है कि कभी पैसा बनाया, और लाइज वो है कि जो पैसा गया वो कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, वो भी बात सही है। And another question was that in your line of industry, you work with a lot of people, you converse with a lot of people, right? So sometimes for a person to understand, you need to say few things, या तो अगर वो नहीं मान रहा है तो उसको कैसे मनाना है, and how do you deal with those people जो आपकी बात मानना नहीं चाह रहे हैं या तो फिर समझ नहीं पा रहे आपको, तो आप कैसे, how do you deal with people? देखो, द मेन थिंग इज, वो जैसे एक सेइंग है ना कि भाई देयर आर 4 इकोनॉमिस्ट, देयर विल बी 5 ओपिनियंस। तो मार्केट में हर एक लोग का ओपिनियन होता है, अपना खुद का ओपिनियन होता है, लेकिन मार्केट कुछ अलग हो सकता है, राइट? करेक्ट। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट द मार्केट। मार्केट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। जब मार्केट का जो भाव है वो ट्रूथ है, उस टाइम के लिए ट्रूथ है। 2 दिन के बाद वो भाव गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, राइट? तो Right. लोग बोल देते हैं कि चलो मैंने तो बोला था तेजी होने वाली, स्टेट बैंक में हो गई, लेकिन ऐसे ही बोल दिया, उसका कोई स्टडी नहीं था, कोई अंडरलाइंग रीजन नहीं था, कोई रैशनल नहीं था। तो ऐसे बोलने में क्या जाता है? अच्छा, और बहुत लोग बोलेंगे सही भी होंगे, लेकिन नॉट बैक्ड बाय एनी एक्शन। खुद ने तो कोई एक्शन लिया नहीं है। मैंने बोला था ना कि स्टेट बैंक बढ़ जाएगा, मैंने बोला था ना रिलायंस बढ़ जाएगा, लेकिन आपने क्या किया? आपने लिया कितना? आपने 5 शेयर लिया। वो 5 शेयर में अगर आपको 100 रुपया भी मिला तो 500 रुपया मिला है ना। सो यू नॉट बैक्ड योर कन्विक्शन विथ योर मनी एंड एक्शन। करेक्ट। और ये मार्केट में एवरीबडी कैन बी राइट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड एवरीबडी कैन बी रॉन्ग एट सम अदर पॉइंट ऑफ टाइम। Unbelievable. That's so true. आपने अभी बताया था कि हम आईपीओस भी निकालते थे। सो व्हेन यू डील विद अ क्लाइंट, आप उनको कैसे कन्विंस करने का ट्राई करते थे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट आई थी, जिसमें वो लोग फोमो यूज करते थे, कॉल करके जनता को बोलते थे कि दिस स्टॉक इज रियली हॉट, यू शुड बाय इट। सो वन वे टू लुक एट इट इज फोमो। कोई अलग इंसान क्या करता है कि सच बोलता है कि इतना रिस्क है या तो फिर इतना रिवॉर्ड है, आपको कितना कैपिटल यूज करना चाहिए, एंड देन कोई बहुत सारे लोग अलग अलग टैक्टिक यूज करते हैं। पीपल आल्सो यूज मैनिपुलेशन एज वेल। सो देखो, बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर आईपीओ इज व्हाट पीपल डू इन गुजरात एंड अहमदाबाद पर्टिकुलरली, राइट? दे ट्रीटेड आईपीओ एज अ फैक्ट्री। लगाए, लगे, बेच दिया, दूसरा फिर से पैसा रिफंड को लगा दिया, दूसरे इश्यू में लगे, अलॉटेड हो गए, बेच दिया। तो देर आर पीपल हु हैव वेरी क्लियर स्ट्रेटेजी के लिस्टिंग के दिन ही बेच देने हैं, व्हाटएवर मे बी द प्राइस। उसके बाद Hyundai कैन बिकम 2200, दैट इज अ डिफरेंट इशू, राइट? आपको आपकी कैपिटल पे कितना रिटर्न मिल रहा है, और इतने सब इश्यूज साल में आते हैं, 30 40 50 इश्यू। तो दे रन इट लाइक अ फैक्ट्री। लगाने का अलॉट, पैसा आया, अच्छा रिफंड भी 1 वीक के अंदर आ जाता है, तो कभी कभी दे आर एबल टू रोटेट देयर इक्विटी फॉर मनी फॉर 4 टाइम्स। दूसरा, आप देख लो
LIC की बात कर लो, LIC का OFS आ गया, इतना बड़ा पैसा इंस्टीट्यूशंस ने लगाया, म्यूचुअल फंड्स इंस्टीट्यूशंस ने। नेक्स्ट डे रिटेल पोर्शन 10 रुपया डिस्काउंट था तो भी उतना नहीं भरा, क्योंकि डरे हुए हैं लोग। अब उतना ही नहीं सोचा कि भाई जो गवर्नमेंट ने डाला था पैसा, साइज ऑप्शन उसका, उससे ज्यादा पैसा आया है, तो गवर्नमेंट ने ग्रीन शू ऑप्शन एक्सेप्ट किया है और 30,000 करोड़ के ऊपर का इंस्टीट्यूशनल मनी आया है। करेक्ट। तो आपको 10 रुपये और नीचे मिल रहा था लोगों से, राइट? तो आपको 382 में इंस्टीट्यूशन से लिए तो आपको 372 या 73 में मिल रहा था, और Correct. 2 दिन के बाद उसका रिजल्ट था। कल क्या प्राइस था? 397 तो आपको 2-3 दिन में 20 रुपया मिल रहा है ना। अच्छा, एज एन इंस्टीट्यूशन कहाँ जाएगी LIC? गवर्नमेंट को बेचना पड़ता है, इसलिए बेच रहा है, क्योंकि दे हैव टू ब्रिंग डाउन देयर इक्विटी, नॉट दैट, और उनको भी पैसा चाहिए ना, तो दैट इज व्हाई दे आर सेलिंग डिफरेंट स्टॉक्स एंड आल्सो ट्राइंग टू रिड्यूस देयर होल्डिंग, व्हिच दे हैव टोल्ड से भी, तो सालों से बात हो रही है, तो अब धीरे 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 रिड्यूस कर रहे हैं। तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है LIC का लेने की। और जब इनिशियली IPO आया था तब क्या था, फ्रेंजी, जो क्रेजी आपने बताया ना, हर एक जन सोचता था कि मुझे LIC का तो शेयर लेना ही चाहिए। तो आवर मेमोरी गेट्स डिक्टेटेड बाय रिसेंट इवेंट्स। करेक्ट। वी डोंट सी कि भाई ये प्राइस अच्छा क्यों है या क्यों नहीं है। अब यही चीज आप देख लो SBI फंड्स में, आपको जो 574 या 76 का इश्यू प्राइस था, लिस्टिंग हो गया 615-20, अब यू आर गेटिंग 40-50 रुपीज, तो ठीक है, अच्छा ही रिटर्न मिल रहा है, निकल जाओ, फिर डिस्काउंट में आ गया। या आप स्पेस एक्स का देख लो, US में 225-230 तक गया था रेट, अब IPO प्राइस के नीचे आ गया। अब सो इफ यू आर ग्रीडी यू डोंट बुक प्रॉफिट, एंड इफ यू बिकम वेरी फियरफुल, या स्टॉप लॉस नहीं डालते हो, या पहले से तय नहीं करते हो कि भाई ये प्राइस होगा मैं बेच दूंगा, व्हाटएवर, प्रॉफिट या लॉस, तो ये IPO वाली स्ट्रेटेजी बहुत लोग करते हैं, क्योंकि एक तो आसबा है, तो बैंक में FD है, तो उसका तो इंटरेस्ट मिलते ही रहता है आपको। बाकी आपका पैसा जितना अलॉट होता है उतना ही डेबिट होता है, उससे ज्यादा तो डेबिट होता नहीं होता। तो घर में 4-5 नाम तो हर एक के पास होते हैं, तो उतने करते रहते हैं हम लोग। राइट। So there are people who only do IPO, और कुछ नहीं करने का। समझा। ठीक है राहुल जी, क्वालिटी IPO, अभी कोई SME में आपने पैसा डाल दिया, बहुत पैसा मिल गया, वो बात अलग है, लेकिन फिर कभी कभी डब्बा भी हो जाता है वो। दैट इज रेयर, राइट? मतलब आपको रोज नहीं मिलती वो अपॉर्चुनिटी। नहीं, गुड क्वालिटी। देखो IPO में क्या है, एक तो आपको पता चल जाता है अगले दिन कि एंकर्स कौन है, Okay. दूसरा आपको पता चल जाता है लास्ट मोमेंट तक क्या QIB कितना भरा है, Okay. HNI कितना भरा है, फिर आप आपकी एप्लीकेशन डालो। समझा। मतलब लुक एट द डिमांड एंड वो लास्ट डे पे 3-3.5 को एप्लीकेशन डाल दो, खत्म कर लो। सॉरी, कैन यू कम अगेन? लास्ट डे ऑफ द IPO, बाय दैट टाइम यू नो मोस्ट ऑफ द डिमांड, QIB का डिमांड पता चल गया, HNI का डिमांड पता चल गया, तो लास्ट 10-15 मिनट बाकी है, तब डाल दो आप आपकी एप्लीकेशन। समझा। So look at what people are doing versus the investors are doing, the HNIs are doing. आप मणिपाल हॉस्पिटल का क्लासिक केस देख लो, QIB का एक जबरदस्त रिस्पॉन्स था, रिटेल का था नहीं, तो इट वाज एविडेंट कि 8-10% ऊपर खुलेगा ही। बेचने वाला कौन है पहले दिन? बेचने वाले कौन होते? रिटेल, HNI, अल्ट्रा HNI, दोज आर प्लेइंग फॉर द पॉप, के जो 5-10 रुपया मिला निकाल दो, 20 रुपया मिला निकाल दो। जो QIB ने डाला है वो समझ के डाला है, उनको क्वालिटी पता है, मैनेजमेंट की, हॉस्पिटल की क्वालिटी पता है, उनका फाइनेंशियल्स पता है, उनका विजन क्या है, प्लान्स पता है, तो उन लोगों ने दे आर नॉट पुट मनी फॉर 1 day और 2 days। समझा। और एक ज्यादातर मैंने देखा कि QIB का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है और रिटेल का नहीं होता है, तो दैट बिकम्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक फॉर यू टू एंटर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इंटरेस्टिंग। तो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने हमसे ज्यादा दिवाली देखी है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द एडवाइस दैट यू गिव टू द न्यू जनरेशन?
have patience, study everything, and go for the long run. You have to start investing your money. अगर आप 10,000 रुपया कमाते हो तो 1,000 रुपया सेव करो पहले कंपलसरी, फिर 9,000 स्पेंड करो. लोग आजकल उल्टा करते हैं, 10,000 कमाते, 11,000 बेच यूज कर लेते क्रेडिट कार्ड ये वो करके. सेविंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो दे विल नेवर बी एबल टू बिल्ड वेल्थ. यू नो, करेक्ट. आपको गोल्स होने चाहिए, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए. आप जॉब करोगे तो एवरी ईयर आपकी सैलरी तो बढ़ने ही वाली है, कम तो होनी नहीं वाली. इंडिया में तो होती नहीं है, राइट, अनलेस यू लूज द जॉब. तो फाइनेंशियल प्लानिंग करो, गोल्स रखो, सेविंग करो, सेविंग को प्रॉपर इन्वेस्ट करो फॉर द लॉन्ग टर्म. एंड इफ यू आर 2022, decide when you want to retire today, and accordingly build your wealth, capital and investments. कई लोग सोचते हैं 5 साल के बाद मेरी तो बढ़ जाएगी इनकम, मैं तब चालू करूंगा सेविंग. 5 साल के बाद आपकी शादी हो जाएगी तो आपके कॉस्ट बढ़ जाएंगे, और 2-3 साल और ठहरोगे तो आपके बच्चे हो जाएंगे, तो उनका खर्चा चालू हो जाएगा. तो यू ऑलवेज बी इन द रेट रेस. आपको कभी भी आपका सैलरी या कुछ भी बढ़े, सामने इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे. तो फर्स्ट थिंग इज you have, if you are earning 10,000, you have to save 1,000. If you are earning 15,000, save 1,500. If you are saving 20,000, save 2,000 rupees. आप सोच लो कि आपकी इतना टीडीएस कट गया या इतनी सैलरी कम है, और बाकी का स्पेंड करो ना. करेक्ट. That's a wonderful advice. So Wonderful you advice. have to save for the future. और देखो, नीड्स, वांट्स, ये सब अनलिमिटेड होता है. अब मेरे यहाँ एक लड़की इंटर्नशिप करती, कॉलेज में पढ़ती है, तो अभी नया फोन लेके आई. मैं बोला कितने का आया? बोलता 20,000 का. मैंने बोला तुमको 20,000 कमाने के लिए कितना टाइम लगेगा पता है? अभी तो तुम पढ़ाई करती हो. बोलता नहीं, मेरे अंकल ने गिफ्ट दिया. मैं बोला वो बात अलग है, लेकिन आपको 20,000 के फोन की क्या जरूरत पड़ी? आपके पास पहले भी फोन था ना. तो दिस इज देयर वे, यू नो, दे गेट कैरिड अवे बाय अदर पीपल इन देयर ग्रुप. अभी इसके पास इतना पैसा है तो मेरे को ना, अबे उसके पास जो भी रीजन है पैसे का. और हमने तो बहुत केसेस देखे हैं. आज 2 जन जॉब चालू करते हैं, एक का सैलरी ज्यादा है दूसरे से, लेकिन 5 साल के बाद सेविंग उसका कम होता है पहले वाले से, वेल्थ कम बिल्ट होता है. करेक्ट. तो it's a marathon, no? See, ultimately creating wealth is a marathon for people who are doing a job. And your money should earn money for you. आपका एक एक्टिव इनकम तो हो जाता है, आप जॉब करते हो उसका. दूसरा, सेविंग से पैसिव इनकम क्रिएट करो. So there should be at least two sources of income. अच्छा, फिर आप, if you create a third source of income by writing blogs or this or that, that is a different issue altogether. So if you're multi-talented and you can get 4, 5, 6 different types of income sources, it's very good. करेक्ट. एक तो बिगाड़ दिया बैंकों ने. कैसे? जब हमने पहली गाड़ी ली ना, तो एक मारुति थी और एक प्रीमियर पत्नी थी, दो ही मैन्युफैक्चरर्स थे. तो एक लेवल की गाड़ियां आती थी. बराबर. फिर नई गाड़ी हुंडई आ गया, नहीं होंडा आ गया, नहीं ये आ गया, वो आ गया, और प्राइस बढ़ाते रहे, और बैंकों ने ईएमआई फैसिलिटी दे दी. तो लोग वो नहीं सोचते, भाई मेरे को ये गाड़ी लेनी है, लेकिन उसका ईएमआई कितना है वो नहीं सोचते हैं कभी. करेक्ट. ले ली, ईएमआई देना है, तो बाकी का तो सेविंग रह नहीं गया. So do you think that financial education is lacking in our education system because people don't understand the difference between liability and assets, so that's why there is a problem? I agree with you. Financial education and financial literacy should be seriously taught from high school level to college level. Okay. So, and sorry, continue. And I tell what I did with my children when they just got into college. I gave them pocket money. ये आपका पॉकेट मनी है, आपका घर का खाने का और एजुकेशन का कॉस्ट मैं बेयर कर लूंगा. बाकी ये पैसे में से आपको मूवी देखना है, व्हीकल का पेट्रोल भरना है, बुक्स लेनी है, जो करना है वो करवा, और 5% सेविंग करो. So you have to start inculcating that spirit in them, you know.
If you don't allow them to take decisions, they will never learn. Correct. आप बच्चे ने मांग लिया कि इतना पैसा दे दो, आपने दे दिया, खत्म हो गया. But they don't learn anything out of that because that is the money they wanted, you gave them और spend कर दिया. ठीक है, genuinely requirement हो सकती है उनकी. कई लोग हॉस्टल में रहते हैं तो कभी फूड अच्छा नहीं होता है तो बोलते चलो बाहर जाके खाते हैं. That is, but let them decide, no? If you fix their monthly budget, teach them budgeting, Correct. teach them savings, teach them how to record your expenses. अभी तो काफी apps होते हैं, आप सिर्फ उसमें डाल दो तो आपको पूरा एनालिसिस करके दे देते हैं कि महीने में आपने कौन सी चीज पे कितना खर्चा किया. It would make them a responsible spender as well. Yeah, so you have to learn, and learning you do by doing things. अच्छा, जिसके पास कैपिटल कम है, you do paper trades. पेपर ट्रेड में तो कोई खर्चा नहीं होता है. बैक टेस्टिंग करो, काफी साइट्स है जिसमें बैक टेस्टिंग कर सकते हो आपकी स्ट्रेटेजीज. पेपर ट्रेड करो और फिर सब लर्न करके चलो मैंने 10 बार पेपर ट्रेड किया, 2 बार ही मैं सक्सेसफुल गया, 7 बार फेलियर गया, तो उसका जर्नल बनाओ, क्यों फेलियर गया, क्या रीजन था. लर्न आउट ऑफ दैट, स्पेंड हाफ एन आवर एवरी डे एंड स्लोली देन यू गेट इनटू दिस. जैसे स्विमिंग सिखाते हैं तो पहले शैलो वाटर में सिखाते हैं ना, फिर डीप में डालते हैं आपको. पहले दिन तो धक्का नहीं मार देते हैं डीप में. मेरे फादर ने धक्का ही मारा था. चलो ठीक है. बट फिर बचा भी लिया था. सिमिलरली ये जो डेरिवेटिव्स में शार्क है, स्टॉक मार्केट्स में शार्क है, उनको फेस करना है तो आपको एक धीरे धीरे स्टडी वे में सीखना पड़ता है. और पेपर ट्रेड करो और बैक टेस्टिंग करो. आजकल तो काफी एप्स होते हैं जिसमें आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो. करेक्ट. 2 साल, 3 साल, 4 साल का आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो ना. करेक्ट. राहुल जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. मैं लास्ट ही है. सॉरी राहुल. अच्छा, एक और क्वेश्चन आपका पूछ लो. चलो लास्ट ही खत्म. कॉल है. वंस एक काम करते हैं, जो हितेश जी को भी क्वेश्चन पूछना, और भी क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन अभी संभाल के रखो. सबकी एक बार नो प्रॉब्लम. शुड आई कंटिन्यू और हाँ, कंटिन्यू कर लो, कोई बात. चलो कंटिन्यू. अगर जितने क्वेश्चंस है विल सेटिस्फाई देम. अगर आप इस समय यंग होते पर आपका एक्सपीरियंस जो आपका अभी है वो होता, तो व्हाट आर द एग्जैक्ट steps that you would take to get to a good level that you are right now? देखो, आजकल इतना सब इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलता है फ्री थ्रू वेरियस वेबसाइट्स, थ्रू टीवी चैनल्स, थ्रू न्यूज़पेपर्स. So try to read, learn, make your notes, and as I said, do back testing, do paper trading. All these facilities were not available 5 years back or 10 years back. Correct. समझा. तो use the technology that is available right now. Exactly. And hardly any cost, no? आप मनी कंट्रोल देख लो रोज. आपका एक आपने पोर्टफोलियो बना दिया 10 स्टॉक का हाइपोथेटिकल, उसको मनी कंट्रोल में डाल दो, तो एवरी डे इन द इवनिंग यू विल गेट अ वैल्यूएशन. हाइपोथेटिकल है, एक्चुअली उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मनी कंट्रोल को, वो तो वैल्यूएशन करके दे देगा आपको. Correct. Then learn why certain stocks are moving fast. जैसे वॉरेन बफेट बोलते थे ना, मार्केट्स कैन रिमेन irrational for a longer period than what you think, so you can become insolvent in that time. Correct. So you have to have clarity whether you are a trader or you are an investor or you are a derivatives trader or you are an IPO investor or you're doing everything. It all depends on your requirement, your knowledge, your understanding and your capital. समझा. ठीक है सर, that's it. Thank you. राहुल जी, नमस्ते सर. हेलो हाँ राहुल जी बोलिए. सर, मुझे एक मिनट सर. राहुल जी, आप कैमरा ऑन कर सकते हो. जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैमरा ऑन करेंगे तो मजा आएगा. एक्चुअली फेस टू फेस क्वेश्चन. एक मिनट. ये आप है या राहुल गांधी, हमको पता चलेगा ना. हाँ, एक मिनट. नाइस.
सर मुझे पूछना है, जैसे मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कैलेंडर स्प्रेड के थ्रू अभी वर्किंग मैंने शुरू किया है। काम तो काफी दिन से किया है, लेकिन भी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अब जरा कैलेंडर स्प्रेड में मेरे को दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें रोशनी थोड़ी दिखाई दे रही। नुकसान नफा तो हर देखो जगह ही है। देखो कैलेंडर स्पेसिफिकली स्प्रेड में पहले मार्जिन का बेनिफिट मिलता था, अब नहीं मिलता है। हेलो। पहले अबाउट अ मंथ बैक ये सेबी ने बंद कर दिया कि कैलेंडर स्प्रेड में आप मार्जिन का बेनिफिट दे दो 1-2 महीने या 3 महीने से। तो आपने एक पोजीशन कर दी अगस्त में और काउंटर पोजीशन कर दी सितंबर में, यस तो एक उसको हम लोग हेजिंग समझ के बेनिफिट देते थे मार्जिन का, अब वो नहीं अच्छा मिलता है। अच्छा, तो मुझे उसको पूछना आप है कैलेंडर कि को है ना, जनरली आप कैलेंडर को रोल ओवर के लिए रखो तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। निफ्टी और जैसे सेंसेक्स में तो जैसे वीकली एक्सपायरी है, तो इसमें कैसा है कि मेरा काम अच्छा मतलब उसमें मेरे को इजी जा रहा काम करने को। स्पेसिफिकली उसका बैंक निफ्टी उसका की दो दो रीजन है, क्योंकि मार्केट आजकल उतना फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है, इसलिए 5 दिन में उसकी जो थीटा इफेक्ट है वो आ जाती है बहुत फास्ट। स्पेशली बराबर। अगर आपने निफ्टी का कॉल बेचा हुआ है फ्राइडे को, तो मंडे सुबह उसका वैल्यू ही बहुत कम होगा, अनलेस वो तो बहुत है ही गैप अप या बोल। गैप डाउन हो गया, बात अलग है। मेरे को सर स्पेसिफिकली पूछना है कि बैंक निफ्टी के केस में इसमें मैं किस टाइप से वर्किंग कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल भी समझो, आपके हिसाब से समझ लो, अब मंदी लग रही है, तेजी लग रही है, तो भी एग्जैक्टली भाई जैसे कि ऑप्शन कैसे खड़े करने चाहिए, मतलब तो क्या होता है देखो इसमें कि बैंक निफ्टी एक तो क्या है कि कभी भी 1000 पॉइंट ऊपर नीचे खुल सकता है, उतनी बराबर। वोलेटिलिटी हो सकती है, राइट, दैट इज वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। यस। तो एक तो हेज पोजीशंस क्रिएट कर लो पहले पूरे महीने की, कि भाई मुझे अच्छा। लग रहा है कि 60,000 के ऊपर नहीं जाएगा और बराबर। 54,000 के नीचे नहीं जाएगा, तो दोनों अच्छा। साइड कॉल और पुट की हेज क्रिएट कर लो। बराबर। एंड लॉट ऑफ टाइम यू गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इंट्राडे इन बैंक निफ्टी। हाँ, वो तो अब है ही तो बोलूँ। 100-200, हाँ, तो उसको वो बेसिस पे कर लो, 100-200 बेसिस पॉइंट पे जैसे मान लीजिए समझ आपको लो बेनिफिट मिलता पिछले। है, कल के लिए मत रखो, ले लो, बेनिफिट मिलता है ले लो। हाँ, वो तो ठीक है बोलना। हाँ, मैंने नहीं जैसे बेसिक नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ रीजन, क्योंकि आज मिल रहा है जो प्रॉफिट शायद कल लॉस में भी हो मैं जाता है। कल तो आता ही नहीं है। वो जो मिलना है नहीं, वो अभी कई सामने कई जो दिख लोग रहा क्या है वही सोचते है। हैं कि भाई मैंने आज 58,000 में बेचा था कॉल, 58,000 का कॉल 600 रुपये में एग्जाम्पल, हाँ। और शाम को मार्केट नीचे आ गया तो ये हो गया 450 रुपया। ठीक बराबर। है, तो आपको 150 रुपया मिल रहा है अभी। अब तो आप सोचोगे कल इससे और नीचे जाएगा तो मुझे 200 रुपया मिलेगा। नहीं, वो तो दिमाग में पकड़ना ही नहीं पड़ता यहाँ पे। हाँ, तो इस वही है कि भाई आपका जब जब आप एंट्री करते हो कोई भी चीज में, तो उसका हम्म, एग्जिट भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि बराबर। मुझे इतना टाइम टाइम एग्जिट एंड रेट एग्जिट, ये दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए, और स्टॉप लॉस, ये तीनों चीज पहले से तय कर लो फिर एंटर बराबर। करो। एक चीज जैसे मेरे को इसमें सर पूछनी है, एग्जाम्पल कि जैसे समझो मान लो मैंने पुट बेच दिया, बैंक निफ्टी का मतलब भाई इन द मनी का एक आधा पुट बेच दिया। मान लो मैंने बेचा है भाई 1200 रुपये, जैसे उसका प्रीमियम मिल रहा है अपने को। तो आपके हिसाब से जैसे समझ लो वो लेना तो पड़े, लेना जो पुट खरीदना पड़ेगा वो अगले मंथ का ही समझ लो भाई, ये मंथ का बेचा है तो अगले मंथ का ही खरीदना पड़ेगा। उसमें सेम स्ट्राइक प्राइस का खरीदना, या आउट एट द मनी के समझ लो दो पुट ले लेना उसके केस में, या एक ही पुट लेना, आपका क्या नहीं, ये अगर क्या। आज आपने 57,500 का पुट बेचा है एग्जाम्पल हाँ। ऑगस्ट का, हाँ। तो सितंबर का अगर आप लेने जाओगे तो उसका प्रीमियम तो ज्यादा ही होगा, बराबर है। राइट। यस। लेकिन लेकिन आप कब लोगे, जब आप 57,500 का पुट अगस्त का पहले लोगे, हाँ। और आपको पता है कि भाई ये एक रेंज में रहेगा अभी 2-4 दिन 10 दिन, तो मैं हाँ। उसके लिए मैं 57,500 का पुट अगस्त का बेचता हूँ। बराबर। बराबर। अदरवाइज तो आपको क्या होगा, आप जो भी सेम स्ट्राइक प्राइस का अभी बेचोगे और नेक्स्ट हाँ। मंथ का लोगे तो आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा ही आएगा, उसमें बेनिफिट कहाँ होगा। बराबर है, तो उसके सामने समझ लो, मैं समझ लो लोअर स्ट्राइक प्राइस का पुट ले लूं, समझ लो 58,000 का मान लो बेचा है, तो मैं हम्म। 57,000 का जैसे भी ये खरीद लूं। कहने का मतलब है पुट एक या दो, एक लॉट लेना, एक के सामने एक ही लेना, या एक के सामने दो लेना। अब वो आपका व्यू क्या है मार्केट का, उस पर डिपेंड करता है ना। आपने बेचा है 58,000 का पुट, दैट मीन्स यू आर फीलिंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मार्केट, आपको तेजी दिख रही है,
इसलिए आपने बराबर 58,000 का पुट बेचा है, बराबर राइट? अब उसको हेज करना है तो फिर 55 या 56,000 के पुट से 2 लॉट ले लो ताकि आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा अच्छा और प्रीमियम उतना 2 का उतना ज्यादा नहीं आएगा जितना आप 57,000 में दोगे। बराबर बट ओनली केविएट इज कि अगर मार्केट नीचे गया हम्म, तब आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बराबर क्योंकि पहले तो आपका 58 और 57,000 का ही गैप था, अब 58 और 55 का गैप हो गया या 55,000 का गैप हो गया। करेक्ट। वो भी है दोनों साइड की अगर पोजीशन हेज करके रख दे तो कॉल भी और पुट भी कर सकते हो, वो जिसको आप स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल बोलते हैं वो कर लो। स्ट्रैडल नहीं जैसे एग्जांपल कैलेंडर स्प्रेड दोनों साइड का बना के रख दो अब देखो कैलेंडर एक्सपायर स्प्रेड में क्या होता है कि जो टाइम वैल्यू है ना बहुत लंबा हो जाता है। बैंक निफ्टी की केस में हाँ कभी भी, अभी क्या होता है एवरी 2 या 3 मंथ यू विल फाइंड कि टाइम टू एक्सपायरी बिकम्स 32 और 33 डेज। बराबर अभी अभी अब अगस्त में देखोगे तो 25 तारीख को खत्म होता है, बराबर तो अब सितंबर का मैंने डेट नहीं देखा है, व्हाट इज द एक्सपायरी डेट, तो आपका 29 है शायद हाँ शायद 29 है पता नहीं कंफर्म नहीं पता यानी लंबा हो गया ना आपके लिए, लंबा हो गया ना, बहुत लंबा हो मोर देन 30 डेज हो गया, बराबर तब मे बी कैलेंडर स्प्रेड लेने का एडवांटेज है बिकॉज यू आर गेटिंग फॉर 32 डेज 33 डेज। अब एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर व्यू पॉइंट ऑफ द मार्केट, आपको Yeah. मार्केट का व्यू पॉइंट क्या है उसके बेसिस पे स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। ठीक बिल्कुल। ठीक है सर हितेश जी, ठीक थैंक यू सर Yes, sir. So, very good evening and thank you for joining us. Sir, it's a really privilege. आपका ये जो एक्सपीरियंस है हम सबको काम में आया है। तो मेरा सिंपल 2 क्वेश्चन है सर। जनरल क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। जैसे इंडेक्स अभी 78,000 है सर, तो व्हाट डू यू थिंक हाउ मेनी इयर्स आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से लगेगा और फर्दर टू रीच 1 लाख इंडेक्स? ऑफ कोर्स सब लोग उसी के पीछे लगे हैं, पूरा मार्केट उसी के पीछे लगा हुआ है, आई नो दैट। लेकिन सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन ऐसा है कि वापस मार्केट डाउन हो गया 82 85 टच करके। तो क्या लगता है पॉइंट नंबर 1 कि ये मार्केट 1 लाख तक पहुंच जाएगा और कौन से सेक्टर में अपने को नेक्स्ट 5 इयर्स या 10 इयर्स फोकस करना चाहिए एज ए स्टॉक परचेज या डेरिवेटिव्स खेलने के लिए? ये मेरा एक सर छोटा सा क्वेश्चन है फर्स्ट। मेरी समझ एक कहती है कि ये जो इंडेक्स 50 स्टॉक्स या 30 स्टॉक्स सेंसेक्स के काफी मेच्योर हो चुके हैं, काफी मेच्योर हो चुके हैं, तो उनका ईयरली ग्रोथ उतना फास्ट नहीं होने वाला है और हमेशा और कोई लेगार्ड तो आ ही जाएगा, ये एक हो गया। दूसरा, 1 साल के अंदर इंडेक्स का कंपोजिशन बहुत चेंज हो जाएगा। अगर बीएसई सेंसेक्स देखोगे तो शायद उसमें एनएसई आ जाएगा जब लिस्टिंग होगा तब, और जियो का इश्यू दोनों में आ जाएगा, तो उनका सेंसेक्स कंपोजिशन चेंज हो जाता है, राइट? अब आप देख लो कि जब 1990 में जो सेंसेक्स के 30 स्टॉक थे उसमें से आज 7 हो गए, बाकी 23 चेंज हो गए, तो कंपोजिशन चेंज हो जाएगा पूरा। ओके राइट, और 2-3 कोई मेगा इश्यू आ गए तो सम स्टेज दे विल गेट इंक्लूडेड इन इंडेक्स। जैसे जियो फाइनेंस आ गया, पहले निफ्टी में नहीं था, जब आ गया जियो फाइनेंस, तो और कोई स्टॉक बाहर निकल जाएगा, तो पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज हो जाएगी, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्लूजन ऑफ सम हेवी वेट्स लाइक जियो, इन्फोकॉम और एनएससी। सो तो जब से आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो राइस भी ज्यादा चाहिए ना बढ़ाने के लिए, तब तक बढ़ेगा नहीं। राइट। तो सेक्टर्स तो जो सनराइज सेक्टर्स है, डिफेंस है, डेटा सेंटर्स है, आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, इफ ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन देन यू कैन इन्वेस्ट, क्योंकि इन लोग का ग्रोथ फास्ट रहेगा। राइट सर। लास्ट क्वेश्चन सर, काफी सारी इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स आए हैं ड्यू टू दी टेक्नोलॉजी एंड एआई, और रिसेंटली एआई काफी चर्चा में है सर।
तो सर व्हाट डू यू थिंक कि एआई स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल? देखो, it will improve the efficiency of user industries and it will reduce the cost for user industries. Supposing you are into textile, तो आपके Right. पास अगर 500 वर्कर्स है या 500 स्टाफ है, Hmm. आप एआई का यूटिलाइजेशन करते हो तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एनालिसिस अच्छा हो जाता है और रिक्वायरमेंट ऑफ 500 पीपल गेट्स रिड्यूस टू से मे बी 350 और 400 पीपल. As Right. far as service providers like IT industries, they will have a tough time unless they get a lot of contracts like what HCL has started getting or Infosys is getting. Hmm. अब उन लोग ने क्या कर दिया, जितना पैसा कमाया बायबैक डिविडेंड में दे दिया सालों भर. Hmm. पैसा रखना चाहिए एक्विजिशंस के लिए, वो किसी ने बोल्डली किया नहीं. Hmm. जब आप देख लो आज एनवीडिया देख लो या आप मेटा देख लो या आप यूएस के जो मैग्निफिसेंट 7 है, हर एक का कैपेक्स की अनाउंसमेंट देख लो कितनी बड़ी है. Hmm. So they are earning money and they are also growing by putting more capex. और अपने यहाँ उतना कैपेक्स बढ़ा नहीं रहा है ना कोई. Hmm. जब कैपेक्स नहीं बढ़ेगा तो ग्रोथ भी कितना फास्ट हो सकता है. Hmm. Got it, sir. Thank you. Anyone else wants to ask the question? कोई कुछ भी पूछ सकते हो स्ट्रेटजीज के बारे में वगैरह वगैरह. देखो एक लाइन बता देता हूँ स्ट्रेटेजीज का. स्ट्रेटेजीज आर दे आर लाइक गर्लफ्रेंड, यू गो ऑन चेंजिंग देम. दे आर नॉट योर मैरिड वाइफ यार कि एक ही को स्टिक कर लो, बिकॉज डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम यू हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी डिपेंडिंग ऑन मार्केट डायनेमिक्स. बिल्कुल. एक बार एक स्ट्रेटेजी वर्क कर ली, 2 बार कर ली, 3 बार कर ली, डजंट मीन कि इट विल वर्क फॉर 10 टाइम्स. क्योंकि मार्केट का नेचर ऐसा है ना, मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, साइडवेज भी रहता है. और जो भी डेरिवेटिव करते हैं अपना व्यू पॉइंट क्या होता है, 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का. उससे लंबा व्यू पॉइंट तो होता ही नहीं है. करेक्ट. इवन मैं आपको इसमें भी ऐड करना चाहूंगा कि लाइक ये जितनी भी बड़ी बड़ी हेज फंड कंपनियां होती है ना, उसमें लोग ऐसे मानते हैं कि ज्यादा से ये लोग जो है सिस्टमैटिक और कॉन ट्रेडिंग करते होंगे. लेकिन डिस्पाइट दे आर डूइंग ए कॉन ट्रेडिंग, अगर आप टोटल प्रपोजन देखोगे तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग का आज भी सिटाडेल के अंदर नियर अबाउट 80% ट्रेडिंग जो होती है इन द टाइम्स ऑफ एचएफटी, still they are having a 80% of the time they are doing discretionary trading. और सिटाडेल का इवन लाइक 2 साल पहले मैंने आपको बताया था चाय पीते पीते कि उनका प्रॉफिट डेरिवेटिव्स में से $18 बिलियन का था. रिलायंस की रेवेन्यू नहीं है इतनी $18 बिलियन, और उन्होंने प्रॉफिट किया था डेरिवेटिव्स में. बट वही तो है ना, कोई एनवीडिया या कोई अमेज़न या कोई एप्पल, उनका 3 ट्रिलियन के ऊपर मार्केट कैप है. तो इंडिया का हार्डली पूरा 4 ट्रिलियन 4.5 ट्रिलियन होता है. So we should not and we cannot compare between India and other countries, you know. At the same time, let me caution you one thing. India ka PE ratio is among the highest among, whether you look at Nasdaq or Dow or Korea or Japan or Hang Seng or Germany, तो अपना PE ratio तो पहले से ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? क्योंकि that is a thing called SIP. SIP के बारे में लोग डालते रहते हैं पैसे. आप 10 में से 9 जन को पूछोगे ना आपने सिप किया, बोलता हाँ किया. आप उसको पूछोगे ये सिप प्रोसेस है या प्रोडक्ट है, तो जवाब नहीं दे पाएंगे. कौन से म्यूचुअल फंड में डाला तो शायद उतना पता होगा, कौन सी स्कीम में डाला तो पता नहीं. वो मेरा एडवाइजर ने बोल दिया या मेरा ARN होल्डर ने बोल दिया और मैंने डाल दिया. मेरे पास टाइम नहीं है. उसने बोला 12% रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं कि 12% कोई एश्योरेंस है. तो सिप का पैसा हर महीने या अभी कल या परसों आ ही जाएगा डेटा इस मंथ का, जुलाई का, तो 30,000 31,000 तो आएगा ही. तो ये पैसा आते रहता है. एंड दैट वाज द रीजन व्हाई द FIs गॉट द आउटफ्लोज. इन लोग डाल रहे थे पैसा, इनको डालना पड़ता है म्यूचुअल फंड को, कंपल्सन है. अगर आपका 1,000 करोड़ आ गया तो आप उसका 5% या 10% लिक्विड रख सकते हो, बाकी तो पैसा डालना ही पड़ता है आपको. बिल्कुल. किस में डालोगे? तो पहले
टीसीएस में डालते थे, इन्फोसिस में डालते थे, रिलायंस में, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, ऐसे 8-10 कंपनी में डालते थे क्योंकि लिक्विडिटी थी, इजी टू बाय। फिर क्या हुआ, टीसीएस नीचे चले गया, इन्फोसिस नीचे चले गया, एचडीएफसी नीचे चले गया। रिलायंस। तो ये ब्लाइंड स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती है ना। करेक्ट। हिमल जी, मुझे ये भी पूछना था, लाइक जैसे आपने बताया कि जो वैल्यूएशन है हमारी वो अमॉन्ग्स दी हाईएस्ट है, लेकिन जो हाँ। बड़ी कंपनी में जो ग्रोथ है, जैसे जो टॉप 30 टॉप 20 जो हेवी वेट्स है, उसका आप अर्निंग्स ग्रोथ निकालोगे तो अर्निंग्स ग्रोथ अगर आप यूएस की जो टॉप डाउ जोन्स की जो कंपनियां है, जो एनवीडिया जो अगर आप बोले, उसका अर्निंग्स ग्रोथ निकालो, या आप सैमसंग का जो है हाइनेक्स का अर्निंग्स ग्रोथ निकालो, so you compare the earnings growth with the all the I heavyweights. agree with you, but this is a recent phenomenon. एक साल पहले ऐसे नहीं था कि ये हाइनेक्स या सैमसंग या एनवीडिया या एप्पल, इन लोग का अर्निंग्स ग्रोथ इतना होता था। अब एक बूम पीरियड हो गया है इसमें एआई के लिए, आप जो भी बोलो रीजंस के लिए। करेक्ट। अब जब देयर विल बी अ स्टेज व्हेन इट विल स्टॉप। करेक्ट, राइट। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्टीमेटली देखो, आप 100 मीटर्स दौड़ते हो तो बहुत स्पीड में दौड़ते हो, 200 थोड़ा स्पीड कम हो जाता है, 400 उससे भी कम हो जाता है ना। आप इवन ओलंपिक्स का देख लो ट्रैक रिकॉर्ड, राइट, कि भाई 400 मीटर्स रेस विल बी एटलीस्ट 40, 45, 50 सेकेंड्स, और ये होता है 9 सेकेंड, 8.5 सेकेंड। तो इंटू 4 करोगे तो कम ही हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है इसका। तो जैसे साइज बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, तो उतना ग्रो करना स्पीड में इतना इजी नहीं है। करेक्ट, राइट। ओके, लास्ट 2 मिनट है, जिसको भी कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो, देन वी कैन वाइंड अप दिस सेशन। बहुत लेट टाइम हो गया, हिमल जी ने बहुत टाइम दिया, इस प्रॉमिस में नहीं, माय प्लेजर। अपने को कल संडे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। कोई भी क्वेश्चंस किसी को भी हो तो पूछ सकते हैं, और फिर हम लोग जो सेशन को वाइंड अप कर सकते हैं, ऐसा है। आई थिंक एवरीबडी इज हैप्पी। मैं आपको हिमल जी कुछ चीजें कंक्लूड करने में बताना चाहूंगा कि हमारे इस जो ये पूरे क्लासेस की जो एक चलती है हमारी, हर वीक में हम लोग क्लास करते हैं, मार्केट व्यू डिस्कस करते हैं, हम लोग काफी स्ट्रेटेजीज वगैरह डिस्कस करते हैं। मैं आता हूँ क्लास में, कुछ हमारी हेज फंड के अंदर जो फैकल्टीज वगैरह काम कर रही है, फंड मैनेजर से वो आते हैं, कुछ मॉर्गन स्टैनली के वीपी भी आए थे, जेपी मॉर्गन के वीपी भी आ चुके हैं, कुछ फंड मैनेजर्स भी आ चुके हैं, और आप भी आप आए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लगा कि इस कैलिबर की जो पीपल है वो इस प्लेटफॉर्म में आती है, और यूजुअली हम लोग जब वो सेशन देते हैं तो उसको एक गिफ्ट देते हैं। हम आपको जो है आपका गिफ्ट जो है कुरियर करेंगे, उसमें हम भगवत गीता जो है आपके साथ शेयर करेंगे। The very fact you invited me and lot people have listened to me patiently for over an hour and half, it's the biggest gift, नहीं, हम तो भगवत गीता जो है लाइक हम लोग देते हैं, तो हम आपको जो है एड्रेस लेके हम आपके वहाँ एज ए छोटा सा टोकन जो है वो गिफ्ट करेंगे। सेकेंडली कि हम आपके साथ जरूर कोलैब करेंगे, बिकॉज यू आर हैंडलिंग दी डेरिवेटिव्स मार्केट सिंस 2 decades। हमारे पास जो फंड्स वगैरह आ रहा है, कैटेगरी 2, 3 वगैरह जो हम लोग बना रहे हैं, उसमें कुछ फंड्स का एलोकेशन जो है वो हम आपके साथ जरूर करना चाहेंगे। तो मैं पब्लिक अनाउंसमेंट खुलेआम कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि वी आर गोइंग टू डू अ कोलैब विथ यू। और तीसरा विच आई लर्न फ्रॉम यू, कि जब हम अहमदाबाद में आए थे तब आपने बहुत पेशेंटली सुना था। इवन मेरे स्टूडेंट जो है, कुछ यहाँ पे अभी नहीं है, लेकिन वो वीडियो वगैरह आए थे स्टूडेंट, उन्होंने आपने बहुत इनकरेज किया था ड्यूरिंग दिस सेशन। यू एनकरेज एंड उन्होंने जो अपना एक फीडबैक दिया था मुझे, कि उनका लाइक वो स्टूडेंट था, उन्होंने बताया कि मैं पूरी लाइफ में इंट्रोवर्ट था, लेकिन जब मैंने अहमदाबाद में पहली बार आया और अपने आप को एज ए ट्रेडर रिप्रेजेंट किया, तो मेरी लाइफ का जो है सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस का ब्रेकआउट था। So at that time you encourage us well, and आज आपको सुनने का हमें मौका मिला, तो it is a great a two-way learning communication which is bringing our synergy. Learning is an eternal process and you learn from the smallest person to the biggest person. मैं तो हमेशा मानता हूँ, आपके अगर ऑफिस में भी कोई छोटा आदमी है उससे भी सीखना होता है, कोई बहुत बड़ा आदमी, कोई विद्वान आदमी, उससे भी सीखना होता है। हर एक से कुछ ना कुछ तो सीखने का मिलता ही है। करेक्ट, करेक्ट। और जाते जाते कि जिन इन्वेस्टर्स को हिमल जी के साथ कनेक्ट करना है, प्लीज मुझे आप अपना जो है नंबर शेयर करना। मैं आपको हिमल जी का नंबर शेयर करूंगा, वो आपको गाइडेंस करेंगे। इवन उनका जो खुद का फॉर्म है, उनके साथ भी आप कनेक्ट करना चाहो तो बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हो। तो एनीबडी वांट्स टू कनेक्ट विद हिमल जी, डेफिनेटली यू कैन एनीबडी कैन आस्क मी एनी टाइम।
थैंक यू सो मच अगेन हेमल जी फॉर कमिंग एंड शेयर योर वैल्यूबल नॉलेज। और हाँ, हम दूसरी बार भी आपसे मान लो कनेक्ट करना चाहेंगे, बीच बीच में बार बार मार्केट के बारे में अपडेट जो है वो Sure. भी करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक आपके यू। जब भी सेशंस है तो मैं भी आई विल आल्सो कम एज अ स्टूडेंट, सो यू कैन शेयर दी थिंग्स विद मी। डेफिनेटली डेफिनेटली हम हर सैटरडे को आपको लिंक भेजा करेंगे। So whenever convenient, I will join this session also. Learning is a lifelong process. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। थैंक यू सो Thank मच। you for inviting me, and thank you all, everybody for listening to me. Thank you.